16वीं सदी यूरोपीय अदब में अबूरी दौर की हैसियत रखती है, जहाँ करोने वस्ता की रिवायतों और नशात अल-सानिया के नए फ़िक्री रुझानात के दरमियान एक गहरी कशमकश मौजूद थी। ये सदी इंसानी शऊर में बेदारी, इनफरादियत के रुझान और रिवायती अक़दार के नए सिरे से जायज़ा लेने की सदी थी। अदब में भी उन तब्दीलियों का अक्स नुमायां तौर पर दिखाई देता है और नसरी बयानिए ख़ुसूसन नावल की इब्तिदाई सूरतों ने इसी फ़िक्री ज़मीन से जन्म लिया। इस अहद के नावल अक्सर तमसीली इखलाकी अमिज़ाहिया रंग लिए होते थे, जिनमें इंसानी फितरत, समाजी नाइंसाफ़ियों और मजहबी अक़दार पर तंज़ किया जाता था। 16वीं सदी के नावल में दास्तान गोई का तमसीली रंग अभी बाकी था, मगर उनमें इंसानी किरदारों, रोज़मर्रा ज़िंदगी और मुआशरती मसाइल का जो गहरा मुशाहिदा मिलता है, वो नावल को महज तफरी या इखलाकी नसीहत से आगे ले जाता है। इस दौर में स्पेन में पक्कारिस्क नावल की मजबूत रवायत की सूरत नावल के कदम जमने लगते हैं। 16वीं सदी में ही यहाँ दो ऐसे पक्कारिस्क नावलों का जन्म होता है जो अपने अहद में मकबूल भी हुई और इसी अहद के पस मंज़र में बड़ी तख्लीक़ात करार दी जा सकती है। उनमें से एक 1554 में शाये होने वाला दी लाइफ ऑफ लिज़रिलो दी तोरमिस है, जिसका मुसन्निफ गुमनाम है। इस नावल का मोहम्मद सलीम अर्रहमान साहिब ने उर्दू में चलता पुर्जा के नाम से तर्जमा किया था। दूसरा पक्कारिस्क नावल माथियू इलियमन का लिखा हुआ गोज़मान दे अल्फाराशे है, जो 1599 में शाये हुआ था। लेकिन इन दोनों नावलों में अफसाने की तर्ज पर एक ही मरकज़ी ख्याल को आगे बढ़ाने का अंदाज है, जिसकी वजह से हम उन्हें अजीम नावलों में शामिल नहीं कर रहे। पक्कारिस्क नावल की तारीफ, इन नावलों की रवायत और इस रवायत के अजीम नावल का तज़किरा हमारी अगली वीडियो में आएगा। आज की वीडियो किसी और शाहकार के मुताले के लिए वक्फ है। 16वीं सदी में नावल इर्तकाई मरहले में था, मगर आने वाले अदबी मैलानात की समत मुतय्यन करने में बुनियादी किरदार अदा कर रहा था। इसी अदबी माहौल में एक ऐसे बुत शिकन नाबगा का ज़ुहूर होता है जो इस तमाम रवायत का रुख बायक जुम्बिश कलम हकीकत पसंदी की कायनात की तरफ मोड़ देता है। ये अहदसाज शख्स मिगुएल दी सर्वांतीस था। 17वीं सदी का आगाज़ यूरोप में फ़िक्री, समाजी और माशी तब्दीलियों का ज़माना था। सनती समाज की इब्तिदाई झलकियाँ इसी दौर में दिखाई देने लगे, जब जागीरदारी निज़ाम कमज़ोर हो रहा था और सरमायादाराना मईशत जन्म ले रही थी। प्रिंटिंग प्रेस की ईजाद, शहरी ज़िंदगी का फ़रोग़ और फ़र्द की आज़ादी के तसव्वुर ने एक नए तर्ज़े फ़िक्र को जन्म दिया। इसी फ़िक्री पस मंज़र में 1605 ईस्वी में मिगुएल दी सर्वांतीस का शोहरा आफ़ाक नावल डान की खूती मंजरी आम पर आया, जो न सिर्फ यूरोपी नावल का पहला संग एमील समझा जाता है, बल्कि नई दुनिया के बदलते शऊर की नुमाइंदगी भी करता है। डान की खूती का किरदार एक ऐसे फ़र्द का इस्तारा है जो करोने वस्ता की ज़वाल पज़ीर अक़दार के सहारे नई दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। ये नावल इस अबूरी दौर का अक्कास है जहाँ रिवायती रोमानवियत और उभरती हुई हकीकत पसंदी के दरमियान कशमकश जारी है और फ़र्द अपने तख़य्युल और हकीकत के बीच झूलता दिखाई देता है। आज की वीडियो में हम इसी बाकमाल और बेमिसाल नावल के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो अपने मौजू की अज़मत के पेशे नज़र बहुत तवील हो गई है, लेकिन हमारी कोशिश थी कि इस मौजू पर कोई नुक्ता, कोई गोशा तिश्ना न रह जाए। उम्मीद है कि नाज़रीन हमारी इस काविश को पसंद फरमाएंगे। डान की खूती 17वीं सदी के हस्पानवी अदीब मिगुएल दी सर्वांतीस का तख्लीक करदा एक अहदसाज और तहजीबी सतह पर ज़बरदस्त मानवी तहदारी का हामिल नावल है, जो न सिर्फ हस्पानवी बल्कि आलमी अदब में जदीद नावल निगारी का सबसे बड़ा नाम शुमार होता है। इस मतन को अदब में बयानिया तजर्बे की जिद्दत, फ़िक्शन के सिनफ़ी इर्तिक़ा और फ़लसफ़ियाना इस्तिआरा कारी की आला मिसाल करार दिया जाता है। डान की खूती ने कदीम रोमानवी दास्तानों के ख़िलाफ़ एक तंज़िया और हकीकत पर मबनी तनक़ीद पेश की। वो इन गैर हकीकी और मुबालगा आमेज़ कहानियों पर अमली तनक़ीद पेश करता है जो अवाम को रोमानवी फ़रेब में मुब्तला करती थीं। यहाँ न सिर्फ उन दास्तानों का तमस्खुर अड़ाया गया, बल्कि इंसानी नफ्सियात, ख्वाबों और समाजी तज़ादात को भी बेनकाब किया गया। डान की खूती एक बूढ़ा और लागर आदमी है जो पुरानी रोमानवी किताबों से इतना मुतासिर होता है कि खुद को एक बहादुर नाइट समझने लगता है और पुराने बहादुरों की तर्ज पर बड़ी मुहिमात सर करने के लिए घर से निकल पड़ता है। इसके बाद इसके रोमानवी ख्वाबों का हकीकी दुनिया से आमना सामना होता है। नावल इसी रोमान के टूटने और हकीकत की दुनिया के अपनी पूरी ताकत के साथ तश्कील होने की कहानी पर मबनी है। सर्वांतीस ने इस कहानी को न सिर्फ एक तंज़िया कहानी बनाया, बल्कि इसमें मुआशरती तबसरा, किरदार निगारी और नफ्सियाती पहलू भी शामिल किए।
डॉन की खुती महज एक तख्लीकी दास्तान नहीं बल्कि ये एक मतनी खुद आगाही और बैन अलमतनियत पर मबनी वो बयानिया तजर्बा है जिसमें सरवान 30 ने करोने वस्ता की रज़मिया रिवायतों इश्क और मुहिम जोई की दास्तानों और शहसवाराना अदब के तलिस्माती असालीब की तनकीद और तखरीब के ज़रिए असरी हकीकत पसंदी को अदब में मुतारफ़ कराया। इस नावल में तख़य्युल और हकीकत मतन और कारी के बाहमी रिश्ते इखलाकी फ़लसफ़ा इंसानी वजूद की मानवेत और अदबी इजहार की असरेनौ तरीफ़ जैसे मौज़ूआत को तंज़िया मिज़ाहिया और फ़लसफ़ियाना उसलूब में पेश किया गया है। अदबी तारीख़ में इसे पहला जदीद नावल होने का शर्फ हासिल है जिसने बयानिए को तख़य्युल की असरार भरी दुनिया से निकाल कर हकीकत की सरजमीन पर उतार दिया था। डॉन की खुती 17वीं सदी से कब्ल की रोमानवी कहानियों के खिलाफ एक खल्लाकाना अदबी रद्द अमल है। ये नावल जदीद यूरोपी नावल निगारी का बावा आदम है और इसे आज भी दुनिया के बेहतरीन अदबी शापारों में शुमार किया जाता है, बल्कि अगर हमारी राय किसी शुमार में आती हो तो ये आज भी दुनिया का सबसे बेहतरीन नावल है। मिगुएल दी सर्वांतीस के हालाती ज़िंदगी। मिगुएल दी सर्वांतीस हस्पानवी अदब के अजीम तरीन मुसन्निफीन में शुमार होते हैं। उनकी ज़िंदगी जिदोजहद, उसरत और तख्लीकी अज़मत से भरपूर थी। उनकी पैदाइश 29 सितंबर 1547 में स्पेन के एक शहर अलवालादी ही नारस में हुई। सर्वांतीस का ताल्लुक एक गरीब मगर शरीफ ख़ानदान से था। उनके वालिद रोड्रिगो दी सर्वांतीस एक मामूली मुआलिज थे और अक्सर माली मुश्किलात का शिकार रहते थे। सर्वांतीस का बचपन और नौजवानी का बेशतर हिस्सा मुख्तलिफ शहरों में गुजरा जहां वो तालीम के मौक़े तलाश करते रहे। सर्वांतीस की रस्मी तालीम के बारे में ज़्यादा तफसीलात दस्तयाब नहीं, मगर ख्याल है कि उन्होंने लातीनी, यूनानी और क्लासिकी अदब का मुतालहा किया। उनके अंदाज़े तहरीर और तख्लीकी वसत से ये ज़ाहिर होता है कि वो मुख्तलिफ अदबी और फ़िक्री रुझानात से आशना थे। 1570 ईस्वी में सर्वांतीस ने तर्क फ़ौज के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने के लिए स्पेन के बहरी बेड़े में शमूलियत इख्तियार की। 1571 ईस्वी मशहूर जंग लीपांतो में उन्होंने बहादुरी से हिस्सा लिया और उनका बायान हाथ शदीद ज़ख्मी है कर हमेशा के लिए नाकारा हो गया। 1575 ईस्वी में सर्वांतीस और उनके भाई को अल्जज़ायर के कज़ाकों ने अगवा कर लिया। वो 5 साल तक अल्जज़ायर में कैद रहे और ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारी। उन्होंने मुतअद्दिद बार फरार होने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सके। आखिरकार उनके ख़ानदान ने फ़िदिया अदा करके उन्हें रहा करवाया। रिहाई के बाद स्पेन वापस आकर सर्वांतीस ने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया। उनकी पहली बड़ी तख्लीक 1585 में लिखा गया एक रोमानी नावल ला गलातिया थी, मगर ये ज़्यादा कामयाब ना हो सकी। वो ड्रामा नवीसी और शायरी में भी तबाह आजमाई करते रहे मगर माली मुश्किलात ने उनका पीछा न छोड़ा। 1605 में डॉन की खुती का पहला हिस्सा शाये हुआ जिसने उन्हें रातों रात मशहूर कर दिया। 1615 ईस्वी में इसके दूसरे हिस्से की इशाअत से उन्हें मज़ीद मकबूलियत मिली। डॉन की खुती आज दुनिया की सबसे ज़्यादा तर्जमा होने वाली और शाये होने वाली किताबों में शामिल है। सर्वांतीस ने अपनी ज़िंदगी के बकिया बरसों में मज़ीद नस्री मजमूए, ड्रामे और कहानियाँ लिखीं। वो माली तौर पर कभी आसूदा ना हो सके मगर अदब में उनका मकाम बुलंद से बुलंद तर होता गया। 22 अप्रैल 1616 ईस्वी में स्पेन के शहर मैड्रिड में इसकी वफ़ात हुई। दिलचस्प इत्तेफाक ये है कि इंग्लिस्तान के अजीम मुसन्निफ विलियम शेक्सपियर भी इसी तारीख को फौत हुए थे। मिगुएल दी सर्वांतीस की ज़िंदगी मेहनत, मुसीबत, जलावतनी, कैद और बेबसी की दास्तान है, मगर उन्होंने इन तमाम तजुर्बात को तख्लीकी क़ुव्वत में ढाल कर ऐसा अदब तख्लीक किया जो सदियों से इंसानी ज़हनों को मुतासिर करता आ रहा है। वो एक ऐसे तख्लीककार की अलामत है जो शिकस्त के बाद भी कलम से फ़तह हासिल कर लेता है। अदबी पस मंज़र। डॉन की खुती के ज़माना तहरीर में दुनिया भर के अदब में और ख़ास तौर पर यूरोपियन अदब में दलेराना अज़मत पर मबनी दास्तानें अवामी सतह पर बहुत मकबूल थीं, जिनमें बहादुर नाइट्स यानी शाहसवार, जादूगर देव और ख़याली बादशाहतें होती थीं, लेकिन ये दास्तानें हकीकत से बहुत दूर होती थीं। उन दास्तानों ने एक ख़ास तबके को मुतासिर किया जो उन कहानियों की तक़लीद में हकीकत को फरामोश करने लगा। यूरोप में 17वीं सदी के शुरू का दौर नशात अलसानिया और इस्लाही मज़हब के बाद का था, जब साइंसी फ़िक्री और अदबी इनकलाब बर्पा हो चुका था। इस वक्त का अदब तेज़ी से कदीम रवायत की रूमानी दास्तानों से आगे बढ़कर हकीकत पसंदाना रुझानात की तरफ माइल हो रहा था। स्पेन में इस दौर को सुनहरा अदबी ज़माना भी कहा जाता है, जब शायरी, ड्रामा और नसर में गैर मामूली तख्लीक़ात सामने आती हैं। उन तख्लीक़ात का बुनियादी रुझान रोमानवी फ़िज़ा से निकलकर हकीकत की तरफ बढ़ना था। एक ऐसे अहद में डॉन की खुती का ज़ुहूर हुआ और उसने कहानी को ख़यालों की फ़र्ज़ी दुनिया से निकाल कर असल सरज़मीन पर कदम रखना सिखाया।
कहानी का खुलासा। डान की खूती 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा 1605 ईस्वी में और दूसरा हिस्सा 1615 ईस्वी में शाये हुआ। पहले हिस्से के शुरू में सर्वांतीस अपनी कहानी को एक मेटाफिक्शन के अंदाज में बयान करते हुए दावा करता है कि इस किताब के इब्तिदाई अबवाब एक अर्काइव से लिए गए हैं, जबकि बाकी कहानी किसी अरबी तारीखदान की किताब से तर्जमा की गई है। कहानी के मुताबिक अलोंसो की खानूएक तकरीबन 50 साला हुदालगो है, यानी निचले तबके का शरीफ ज़ादा है, जो लामानचा के एक गैर मुतय्यन इलाके में अपनी भतीजी और खानसामा के साथ सीधी सादी और किफ़ायती ज़िंदगी गुजार रहा है। इसको पुराने इश्किया और बहादुरी के किस्से पढ़ने का बहुत शौक है और ये किस्से इसके दिमाग पर सवार रहते हैं। वो तन्हाई में कदीम ज़माने की लिखी बहादुरों और ज़ोर आवरों की कहानियाँ पढ़ते पढ़ते ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है और ख़ुद को उन्हीं कहानियों के हीरो जैसा एक मिसाली इंसान तसव्वुर करने लगता है। वो घर में बैठे ज़िंदगी गुजारने को एक बेमकसद ज़िंदगी समझता है और तहिया करता है कि वो बहादुर नाइट यानी खुदाई फौजदार बनेगा, जो मज़लूमों की मदद करेगा, इंसाफ कायम करेगा और बड़े बड़े कारनामे अंजाम देगा। वो पुरानी ज़िरा बख्तर पहनकर जंग खुर्दा तलवार लिए अपने मरियल से घोड़े पर सवार होकर घर से चल निकलता है। वो बहादुरों के किस्सों की तर्ज पर अपने इस घोड़े का एक शानदार नाम रखता है, रूसेनांती, और एक आम औरत को देखकर इसे रोमानवी किस्सों की तर्ज पर ऐसी महबूबा करार दे देता है जिसके लिए बहादुर लोग मुहिम्मात सर करते थे। इसका नाम वो रोमानवी शहजादियों की तर्ज पर दिलसी नया देल तो बोसो रख देता है। डान की खूती अपनी पहली मुहिम पर निकलता है। वो एक सराय में पहुंचता है जिसे वो कला समझ बैठता है। वहां वो खुद को नाइट कहलवाने के लिए मुज़क्का खेज हरकतें करता है। लोगों की बेएतनाई और मारपीट के बावजूद वो हार नहीं मानता। यहाँ से बेइज्जत होकर निकलने के बाद इसे एक कम अक्ल किसान मिलता है जिसका नाम सानचो पानजा होता है। डान की खूती इसे तरगीब देता है कि जब वो किसी जजीरे को फतह करेगा तो इसे जजीरे को गवर्नर बना देगा। सानचो पानजा इस लालच में इसका वफादार मुआविन बन जाता है। दोनों अजीब और गरीब मुहिम्मात पर निकल पड़ते हैं। एक जगह डान की खूती को दरिया के किनारे हवाई चक्कियां चलती दिखाई देती है। वो अपने तख़य्युलात में डूबा हुआ इन हवाई चक्कियों को देव समझकर इनसे लड़ने लगता है और नतीजे में बुरी तरह जख्मी होता है। ये वाक़या नावल की सबसे मशहूर अलामत बन चुका है, जो इंसान की ख़याली दुनिया से हकीकत के तसादुम को ज़ाहिर करता है। नावल में आगे चलकर डान की खूती आम इंसानों, चीज़ों और वाक़यात को अपनी ख़याली दुनिया का हिस्सा समझकर उनसे मुआमला करता है, लेकिन हर जगह ज़लील किया जाता है या फिर ज़ख्मी होता है। अलबत्ता इसके इरादे की इस्तिकामत कभी मुतज़लज़ल नहीं होती और वो अपने मिशन पर कायम रहता है। इस दौरान सानचो पानजा इसे मुसलसल समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डान की खूती अपनी सोच पर इतना पक्का है कि कभी कभी सानचो पानजा भी इसकी बातों पर यकीन करने लगता है। एक दफ़ा वो एक गुलाम को बचाने की नाकाम कोशिश करता है और तिजारती काफिले से उलझकर मार खाकर बेहोश हो जाता है। ऐसी कई दफ़ा की नाकाम मुहिम्मात से डान की खूती की बहुत बदनामी हो चुकी होती है। आखिरकार उसके दोस्त और गांव वाले चालाकी से इसे एक पिंजरे में बंद करके वापस गांव ले आते हैं। डान की खूती पसपाई पर आमादा नहीं, लेकिन वो लोग इस पर यह जाहिर करते हैं कि डान की खूती ज़ख्मी हो चुका है और इसे आराम की ज़रूरत है। इसके अजीज़ व अकारिब इसकी किताबें जला देते हैं और उसकी लाइब्रेरी को बंद कर देते हैं ताकि इसकी दीवानगी ख़त्म हो सके। दूसरा हिस्सा 10 साल बाद अहबाब के बेहद इसरार पर मुकम्मल किया गया था। ये हिस्सा अपनी साख्त और तर्ज़े तहरीर में पहले हिस्से से ज़्यादा मरबूत और खुद आगाह है। यहाँ मेटाफिक्शन की तर्ज पर एक दिलचस्प नुक्ता है कि नावल के किरदार भी पहले हिस्से के वाक़यात से आगाह है और बाज़ किरदार बाकायदा इसका पहला हिस्सा पढ़ चुके हैं। इस हिस्से में डान की खूती और सानचो एक बार फिर मुहिम्मात पर निकलते हैं। यहाँ कहानी में मेटाफिक्शन का भरपूर इस्तेमाल है। अमीर और नवाब लोग दानिस्ता उन दोनों की सादगी का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें फर्जी मुहिम्मात में उलझती हैं। सानचो को वादे के मुताबिक गवर्नर बनाया जाता है, अगरचे ये सिर्फ मजाक पर मबनी एक झूठी गवर्नरशिप होती है। इसके बावजूद सानचो अपनी अक्ल व फहम से एक दानिशमंद हाकिम साबित होता है। इस हिस्से में एक और अहम वाक़या व्हाइट मून के शहसवार के साथ मुकाबला है, जहां डान की खूती शिकस्त खाकर अहद करता है कि 1 साल तक वो मजीद बहादुरी के कारनामे अंजाम नहीं देगा। वापसी के बाद डान की खूती का ज़हनी तवाज़ुन बहाल होने लगता है। वो एतराफ़ करता है कि वो सिर्फ अलोंसो की खानू है और रोमानवी ख्वाबों से तौबा करता है। चंद दिन बाद वो बीमारी में मुब्तला होकर इंतकाल कर जाता है। सानचो पानजा इसके गम में रोता है
اور اپنی دوستی کا اظہار کرتا ہے، آخری دنوں میں وہ حقیقت پسندی کی طرف لوٹتا ہے، اپنی دیوانگی پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور مرنے سے قبل وصیت کرتا ہے کہ اس کی بھتیجی کسی ایسے شخص سے شادی نہ کرے جو عشقیہ داستانوں کا قاری ہو۔ پہلے حصے میں اس مرکزی قصے کے علاوہ کئی ایسی کہانیاں شامل ہیں جو مرکزی پلاٹ سے براہ راست تعلق نہیں رکھتی۔ البتہ دوسرے حصے میں مصنف نے ایسے ذیلی قصے کم کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ توجہ بنیادی کرداروں پر رہے۔ ڈان کیخوتی کی کہانی ایک بظاہر مزاحیہ لیکن گہری معنویت رکھنے والی داستان ہے۔ یہ خواب اور حقیقت، دیوانگی اور دانش سادگی اور فریب، فرضی دنیا اور معاشرتی حقیقت کے درمیان جدوجہد کو دکھاتی ہے۔ یہ ناول آج بھی انسانی فطرت، سماجی نظام اور تخیل کی طاقت پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈان کیخوتی آج بھی دنیا کا ایک لازوال ناول مانا جاتا ہے۔ مرکزی کردار ڈان کیخوتی۔ ڈان کیخوتی ایک مزاحیہ کردار ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تہذیبی، فکری اور فلسفیانہ سطح پر ایک کثیر الجہت علامت ہے جس کو مغربی ادبی تنقید میں جدید انفرادی ضمیر اور میٹافکشن کے ذریعے خود آگاہی کا ابتدائی نمائندہ قرار دیا جاتا ہے۔ ڈان کیخوتی ایک ذہنی اختلال اور تصوراتی حقیقت کے درمیان معلق کردار ہے۔ اس کے جنون کی بنیادیں سروانتیس کی معاصر صدی کے فکری اور تہذیبی بحران پر قائم ہے، جس میں قدیم قرون وسطیٰ کی اخلاقی و عسکری اقدار زوال پذیر ہو رہی تھیں اور ایک نئی روشن خیال فکر پیدا ہو رہی تھی۔ ڈان کیخوتی کی دیوانگی درحقیقت آرکیٹائپ نفسیات کے اعتبار سے اس کی سماجی ناہمواریوں سے بیزاری اور ایک متبادل اخلاقی کائنات کی تخلیق کی کوشش ہے۔ وہ حقیقت سے فرار اختیار نہیں کرتا بلکہ اس کی از سرِ نو تعبیر کرتا ہے۔ ڈان کیخوتی فلسفیانہ علامتی نظام کا حامل ایک ہماگیر استعارہ ہے۔ اس کا وجود مثالی رومانویت اور زمینی حقیقت پسندی کے درمیان ایک مسلسل کشمکش کی علامت ہے۔ وہ ایک طرف خیالی آرزوؤں اور ناکام تمناؤں کا پیکر ہے تو دوسری طرف انسانی خوابوں اور ان کی تعبیر کی جدوجہد کا نشان۔ اس کردار کے اندر ایک ایسا فکری تصادم پوشیدہ ہے جو فلسفے کی زبان میں نظریے اور اس کے انکار کے باہمی ٹکراؤ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہیگل کے جدلی آتی فلسفے میں ڈان کیخوتی کو ایسے کردار کے طور پر دیکھا گیا ہے جو ایک نظریے کی نمائندگی کرتا ہے، اس کی مخالف قوت سے ٹکراتا ہے اور یوں فکری ارتقاء کے عمل میں شامل ہو جاتا ہے۔ تہذیبی پس منظر کے لحاظ سے ڈان کیخوتی یورپ میں وقوع پذیر ہونے والی سماجی اور تہذیبی تبدیلیوں کا ایک زبردست استعارہ ہے۔ سروانتیس نے اس کردار کے ذریعے قرون وسطیٰ کی فرسودہ اقدار اور دلیرانہ عظمت کے زوال پذیر بتوں پر بھرپور تنقید کی ہے۔ اس کردار کے قول و فعل میں طنز، تمسخر اور ہنسی کے ایسے اسالیب موجود ہیں جن کے ذریعے سروانتیس نے اپنے عہد کے رومانی ادب کی غیر حقیقی روایتوں کو رد کیا ہے۔ ڈان کیخوتی کا طرز عمل اور اس کے فیصلے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ سروانتیس نے تہذیبی زوال اور اخلاقی شکست پر نہایت فنی انداز میں سوال اٹھایا ہے۔ اگر ہم جدید فکری تنقید کی روشنی میں دیکھیں تو ڈان کیخوتی ایک ایسا کردار بن کر ابھرتا ہے جو اپنی کہانی کا خود باشعور حصہ ہے۔ وہ نہ صرف اپنے آپ کو ایک داستان کا کردار تصور کرتا ہے بلکہ اپنے اعمال کو بھی ادبی قصے کی روایتوں کے مطابق ڈھالتا ہے۔ سروانتیس نے یہاں ادب اور زندگی کے درمیان موجود سرحدوں کو اس طرح مٹا دیا ہے کہ قاری بار بار حقیقت اور فسانے کے فرق پر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ کردار اپنی خود آگہی کے سبب قاری کو بھی اپنی ادبی حیثیت سے آگاہ کرتا ہے اور کہانی کے بننے کے عمل کو قاری کے سامنے بے نقاب کرتا ہے۔ اخلاقی اور وجودی پہلوؤں میں ڈان کیخوتی ایک ایسا انسان ہے جو ہر شکست، ہر طنز اور ہر ٹھوکر کے باوجود اپنے اصولوں اور خوابوں پر قائم رہتا ہے۔ اس کی شخصیت اس تصور سے قریب تر ہے جہاں انسان اپنا راستہ خود چنتا ہے اور بے معنویت کی دنیا میں معنویت پیدا کرنے کی مسلسل کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے کئی مفکرین نے اس کو کرداروں کی اس صف میں رکھا ہے جو اپنی داخلی سچائی کی حفاظت کرتے ہیں چاہے دنیا انہیں احمق سمجھے۔ سانچو پانزا۔ ڈان کیخوتی کے بعد ناول کا اہم اور نمایاں کردار سانچو پانزا ہے۔ یہ ڈان کیخوتی کا ایسا ہمزاد ہے جو اس کے کردار کی تکمیل کرتا ہے۔ سانچو پانزا کا کردار محض ایک معاون یا ثانوی کردار تک محدود نہیں بلکہ وہ بھی مرکزی کردار کی طرح سروانتیس کے فکری اور ادبی بیانیے میں ایک تہذیبی، فکری اور فلسفیانہ علامت کے طور پر نمایاں ہے۔ اگر سانچو پانزا کو ناول کے مکمل فکری اور ادبی ڈھانچے میں دیکھا جائے تو وہ عوامی شعور، عملی حقیقت پسندی اور مادی زندگی سے وابستگی کی مجسم صورت ہے۔ اس کردار میں دیہی عوام کی نفسیات، سماجی محرومی اور معاشی ناہمواریوں کے تمام اثرات گہرائی سے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔
سانچو پانزا ایک غریب کسان ہے جو اپنی روزمرہ ضروریات اور معاشی مجبوریوں کے باوجود ڈان کیخوتی کے ساتھ اس کی مہمات میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر موجود ہر قسم کی دیوانگی اور سرگرمی دراصل مادی فوائد کے حصول سے مشروط ہے۔ وہ جزیرے کی حکمرانی کے خواب دیکھتا ہے اور ڈان کیخوتی کے بے بنیاد وعدوں پر یقین کر کے ہر قسم کی تکلیف اور خطرے کو برداشت کرتا ہے۔ تاہم اس کی عملی سوچ اسے مسلسل زندگی کی زمینی حقیقتوں کا احساس دلاتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ناول میں بارہا سانچو اور ڈان کیخوتی کے درمیان خواب اور حقیقت، تصور اور عمل، خواہش اور حقیقت پسندی کی کشمکش ابھرتی ہے۔ سانچو کی زبان اس کی شخصیت کی سب سے نمایاں علامت ہے۔ اس کی گفتگو میں عوامی محاورے، ضرب الامثال اور دیہی دانش کی بھرپور جھلک دکھائی دیتی ہے۔ سروانتیس نے سانچو کی زبان کے ذریعے عوامی ثقافت اور عام آدمی کی نفسیات کا ایک بھرپور منظرنامہ پیش کیا ہے۔ اس کے جملوں میں ظرافت، حقیقت پسندی اور فطری ہمدردی کا عمدہ امتزاج پایا جاتا ہے۔ اس کا بظاہر سادہ لو انداز دراصل اس کی فطری ذہانت اور تجرباتی بصیرت کی عکاسی ہے، جو اکثر اوقات ڈان کیخوتی کی خیالی دنیا کو زمینی حقائق سے ٹکرا دیتا ہے۔ سانچو پانزا کی شخصیت میں ایک نمایاں نفسیاتی تضاد بھی محسوس ہوتا ہے۔ وہ ابتدا میں محض مفاد پرست کسان کی حیثیت سے سامنے آتا ہے، جو صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے ڈان کیخوتی کے ہمراہ ہوتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈان کیخوتی کے خوابوں اور اس کی خیالی دنیا کا شعوری یا غیر شعوری حصہ بن جاتا ہے۔ اس کی یہ اندرونی تبدیلی سروانتیس کی کردار نگاری کی فنی مہارت کا مظہر ہے۔ ناول کے اختتام تک سانچو کی شخصیت میں تصوراتی رومانی رجحانات اور حقیقت پسندی کا ایک منفرد امتزاج پیدا ہو جاتا ہے، جو سروانتیس کے فکری اسلوب کی علامت ہے۔ مزید برہ سانچو پانزا کو عوامی تہذیب اور ثقافت کی علامت کے طور پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مزاحیہ انداز، جسمانی حرکات اور سادہ زبان میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو عوامی زندگی اور نچلے طبقے کی ثقافت کا عکس پیش کرتی ہے۔ اس کی شخصیت اعلیٰ اور ادنا تہذیبوں کے درمیان جاری مکالمے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس میں عوامی دانش، دیہی ثقافت اور عام انسان کے مسائل کی مکمل تصویر نمایاں ہے۔ اختتامیہ کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سانچو پانزا صرف ایک ادبی کردار نہیں، بلکہ انسانی تجربے، طبقاتی شعور، سماجی حقیقتوں اور فکری تضادات کا ایک زندہ استعارہ ہے۔ سروانتیس نے اس کردار کے ذریعے نہ صرف اپنے عہد کی عوامی زندگی کو بے نقاب کیا، بلکہ انسانی فطرت کے ازلی تضادات کو بھی بڑی خوبصورتی سے پیش کیا۔ سانچو کی شخصیت ناول کے فکری توازن میں اتنی ہی اہم ہے جتنی مرکزی کردار کی، اور یہی ناول میں اس کی اہمیت ہے۔ دیگر اہم کردار۔ ڈان کیخوتی کے دیگر کردار بھی سروانتیس کی فکری عمارت کے لازمی ستون ہیں، جو نہ صرف پلاٹ کی ساخت میں تنوع پیدا کرتے ہیں بلکہ کردار نگاری کے اسالیب، سماجی تمثیل اور انسانی نفسیات کے مختلف پہلوؤں کی علامتوں کے طور پر بھی ابھرتے ہیں۔ ایک اور اہم کردار دلسینیا دی توبوسو کا ہے۔ دلسینیا دی توبوسو ایک ایسا کردار ہے جو اپنی ظاہری غیر موجودگی کے باوجود پورے بیانیے میں گہری معنویت اور علامتی حیثیت رکھتا ہے۔ سروانتیس نے دلسینیا کو ایک ایسی تخیلی محبوبہ کے طور پر پیش کیا ہے جو محض ڈان کیخوتی کے ذہن اور اس کے خیالی خوابوں میں موجود ہے۔ حقیقت میں اس عورت کا نام الدونیزا لورینزو ہے، جو ایک سادہ دیہاتی عورت ہے، مگر ڈان کیخوتی کے تخیل میں وہ پاکیزگی، عظمت اور مثالی نسوانی صفات کا مجسمہ بن جاتی ہے۔ یہاں سروانتیس نے عورت کی شناخت اور اس کے ادبی تصور پر ایسے سوالات اٹھائے ہیں جو آج بھی عورت کی مثالی حیثیت کے ادبی مباحث میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ دلسینیا کا وجود دراصل سروانتیس کے بیانیے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ وہ ناول میں ایک آئیڈیل، ایک مقصد اور اخلاقی محرک کی صورت میں سامنے آتی ہے، جس کے لیے ڈان کیخوتی اپنی تمام مہمات، جنگیں اور قربانیاں دیتا ہے۔ ہر مرحلے پر اس کی دلیل یہی ہوتی ہے کہ وہ دلسینیا کی عزت اور محبت کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اس طرح عورت یہاں محض ایک ادبی علامت، مقصد اور کہانی کے بہاؤ کا ذریعہ بن کر رہ جاتی ہے۔ اگر خواتین پر ادبی تنقید کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ سروانتیس نے اس کردار کے ذریعے اس زمانے کے صنفی نظریات، یعنی عورت کو ایک آزاد وجود سمجھنے کی بجائے استعمال کی ایک چیز بنائے جانے کے عمل اور مردانہ رومانی تخیل کی نفسیاتی کمزوریوں پر نہایت خوبصورتی سے طنز کیا ہے۔ دلسینیا کا وجود دراصل خیال اور حقیقت کے درمیان موجود فاصلہ ہے۔
कारी को बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि ये औरत सिर्फ डान की खूती के जहनी वहमा का हिस्सा है और उसकी कोई अमली या मादी हैसियत नहीं। सर्वांतीस यहाँ हकीकत और फसाने की हुदूद को मुसलसल मुबहम और गैर वाज़े करते हैं। दिलसीनिया की गैर मौजूदगी नावल में एक अदबी खला पैदा करती है जो कारी को मजबूर करती है कि वो औरत की अदबी पेशकश और मर्दाना तख़य्युल में इसकी हैसियत पर संजीदगी से गौर करे। उसके अलावा दिलसीनिया डान की खूती के अखलाकी और जमालियाती नज़रियात की नुमाइंदा भी है। वो एक ऐसी बुलंद हस्ती है जिसे डान की खूती कभी हकीकी ज़िंदगी में देख नहीं पाता मगर उसके लिए जान देने को तैयार रहता है। इसकी ये मिसाली मोहब्बत दरअसल ऐसी मोहब्बत का इस्तारा है जो फ़िक्री और इखलाकी सतह पर बुलंद हो मगर हकीकी दुनिया में इसका कोई वजूद नहीं। ये सूरत हाल सर्वांतीस के ज़माने के गैर हकीकी रूमानी अदब पर एक फ़िक्री और अदबी रद्द अमल है। अगर हम जदीद तनकीदी ज़ाविये से देखें तो दिलसीनिया एक ऐसी गैर मौजूद मगर मानवी तौर पर गालिब शख्सियत है जो टेक्स्ट में एक मुस्तकिल खला की सूरत में मौजूद है। इसकी गैर हाज़री और महज ख़याल में मौजूदगी को दास्तानी सच्चाई और अदबी हकीकत के बाहमी ताल्लुक़ पे गौर फ़िक्र के लिए आमादा करती है। बाज़ जदीद नक्काद इसे सर्वांतीस की अदबी चालाकी का मज़हर करार देते हैं कि उन्होंने कारी को हमेशा ये एहसास दिलाया कि वो एक तख्लीकी और तसव्वुराती दुनिया का हिस्सा है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि दिलसीनिया दी तो बोसो न सिर्फ सर्वांतीस के बयानिए का एक अहम सुतून है बल्कि वो औरत की जमालियाती इखलाकी और फ़िक्री हैसियत पर एक पेचीदा और गहरा मुकालमा भी है। वो एक ऐसी महबूबा है जो कभी मुकम्मल तौर पर नावल के मंजरनामे में मौजूद नहीं होती लेकिन इसकी गैर मौजूदगी पूरे नावल के फ़िक्री और मानवी ताने बाने में एक मुस्तकिल और गालिब कुव्वत के तौर पर मौजूद है। पादरी नायोर सैमसुन कारास्को जैसे सानवी किरदार भी सर्वांतीस के बयानिए में निहायत अहम अलामती और फ़िक्री जिहाद के हामिल हैं। पादरी रिवायती मजहबी दानिश समाजी अखलाकियात और एतदाल पसंदी की नुमाइंदगी करता है। वो डान की खूती की दीवानगी से फ़िक्रमंद है और इसे वापस हकीकत की दुनिया में लाने की कोशिश करता है। सर्वांतीस ने पादरी के किरदार के ज़रिए अखलाकी ज़िम्मेदारी और मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ पसंदी की अलामत पेश की है। पादरी के मुकालमात और तर्ज़े अमल में मजहबी अखलाकियात और समाजी हकीकत पसंदी का वाज़े रंग झलकता है। इसका किरदार सर्वांतीस के इस अमूमी रवैये की अक्कासी करता है जहाँ वो मुतवाज़िन सोच और एतदाल पसंदी की वकालत करता है। ताहम बाज़ नाक़दीन के नज़दीक पादरी का किरदार सर्वांतीस की जानिब से मजहबी इदारों पर नरम तंज़ भी है जो समाज में बेहतरी लाने के लिए अक्सर सख्त गिर रवैया इख्तियार करते हैं। नाई का किरदार भी नावल की मिज़ाहिया फ़िज़ा में एक मुनफरिद और जानदार इजाफ़ा है। नाई की ज़हानत, इसकी चालाकी और मकामी समाजी मामलात पर उसकी गिरफ्त इसे कॉमन सेंस के नुमाइंदा किरदार के तौर पर सामने लाती है। नाई और पादरी की जोड़ी अक्सर औकात डान की खूती की मुहिम्मात को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ चालें चलती है। नाई की ज़ुबान आम देहातियों की सादगी और अवामी ज़िंदगी का अक्स है। सर्वांतीस ने नाई के किरदार के ज़रिए देही ज़िंदगी की ज़हानत, ज़राफ़त और हकीकत पसंदी को नुमायाँ किया है। इस किरदार में समाजी बसीरत और इंसानी नफ्सियात की समझ का पहलू भी मौजूद है जो इसे महज एक सानवी किरदार से ज़्यादा एक समाजी तज्ज़िया निगार बना देता है। सैमसुन कारास्को नावल के दूसरे हिस्से में मुतारफ़ होता है और उसका किरदार सर्वांतीस की बयानी आती पेचीदगी का एक नया ज़ाविया पेश करता है। सैमसुन एक तालीम याफ्ता नौजवान है जो यूनिवर्सिटी ऑफ सालामिंका से तालीम याफ्ता है और अपनी इल्मी काबिलियत और जिस्मानी ताकत दोनों पर फ़ख्र करता है। सैमसुन का किरदार डान की खूती की मुहिम जोई को रोकने के लिए एक नया चैलेंज बनता है। वो मुख्तलिफ हीलों बहानों से डान की खूती को शिकस्त देने और इसे इसके जुनून से बाज रखने की कोशिश करता है। इसके लिए वो खुद को नाइट ऑफ वाइट मून के रूप में पेश करता है। सैमसुन कारास्को के किरदार में दानिशमंदाना नरगिसियत और अक्ल परस्ती की झलक वाज़े है। वो साइंसी और मंतकी सोच की नुमाइंदगी करता है जो करोने वुस्ता के रूमानी तसव्वुरात से बेजारी और इनकार का इस्तिआरा है। ताहम इस किरदार की सबसे दिलचस्प जिहत यह है कि वो बाज़ाती खुद भी एक वक्त पर डान की खूती की दुनिया में दाखिल होकर इसी का हिस्सा बन जाता है। ये सर्वांतीस की इस फ़िक्री जदलियात का मज़हर है जहाँ हकीकत और फसाना, अक्ल और दीवानगी, मंतिक और जज्बा एक दूसरे में आमेज़ हो जाते हैं। उन किरदारों की मौजूदगी न सिर्फ नावल की साख्तियाती हम आहंगी को मजबूत करती है बल्कि सर्वांतीस के अहद की समाजी, मजहबी और फ़िक्री अक़दार पर गहरा तबसरा भी पेश करती है। ये तीनों किरदार नावल में महज प्लाट को आगे बढ़ाने के आलात नहीं बल्कि सर्वांतीस की फ़िक्री मुबाहिस, तहज़ीबी तनक़ीद और समाजी रवैयों की अक्कासी के लिए ज़रूरी अलामात हैं।
उन किरदारों के जरिए सर्वांतीस न सिर्फ अपने अहद के अखलाकी, इल्मी और मुआशरती तजादात को बेनकाब करता है, बल्कि अदबी किरदार निगारी में कसीर सौती बयानिया की एक उम्दा मिसाल भी पेश करता है। ये किरदार कारी को मुसलसल हकीकत और फसाने इल्म और अमल रवायत और तब्दीली के सवालात से दो चार करते हैं और सर्वांतीस के नावल को महज एक मिजाहिया दास्तान के बजाय एक फिक्री और तहजीबी सहीफा बना देते हैं। मरकजी मौजू। नावल का मरकजी मौजू इंसानी ज़िंदगी में तसव्वुर और हकीकत के बाहमी ताल्लुक, मिसाली आरज़ूम और ज़मीनी हक़ाइक़ के तसादुम और अदब व हकीकत की सरहदों की धुंधलाहट के गिर्द घूमता है। इस नावल की सबसे बड़ी फ़िक्री जहत यह है कि ये सिर्फ़ एक किरदार की दीवानगी की दास्तान नहीं, बल्कि एक पूरे अहद की तहज़ीबी फ़िक्री और समाजी तब्दीलियों की अलामत है। सर्वांतीस ने करोने वुस्ता के ज़वाल पज़ीर दलेराना अज़मत के बुतों और उभरती हुई जदीदियत के बीच मौजूद फ़िक्री और तहज़ीबी खला को निहायत फ़नी चाबुक दस्ती से अपने बयानिए में समो दिया है। नावल में डान की खूती की दीवानगी दरअसल इंसानी ख्वाबों, आरज़ूम और इख़लाक़ी तसव्वुरात की शिकस्त और रेख्त का इस्तिआरा है। ये किरदार अपनी फ़र्ज़ी हकीकत के ज़रिए मुआशरती तज़ादात, इख़लाक़ी ज़वाल और फ़िक्री इंतशार पर सवाल उठाता है। यहाँ सर्वांतीस ने रोमानवी आइडियलिज़्म और अमली हकीकत पसंदी के दरमियान एक ऐसा जदली आती मुकालमा कायम किया है जो मग़रबी नावल निगारी की तारीख़ में एक मुनफरिद मकाम रखता है। नावल के बयानिए में बार बार अदब और ज़िंदगी, मतन और हकीकत, तख़य्युल और मुशाहदे के माबैन सरहदों को दानिस्ता मदहम कर दिया जाता है। ये फ़नी चालाकी सर्वांतीस के मेटाफ़िक्शन उसलूब की मज़हर है। डान की खूती का मरकज़ी मौजू इस कदर तहदार और कसीर अलमानी है कि इसे सिर्फ मिसाली मोहब्बत की नाकामी, अक़ली और जज्बाती रवैये की कशमकश या अदबी असनाफ़ की पैरोडी तक महदूद नहीं रख सकते, बल्कि ये नावल एक वजूदी जिदोजहद, अदबी खुद आगही और इंसानी ख्वाबों की इनफरादियत और नाकामी का फ़लसफ़ियाना बयानिया है। सर्वांतीस ने अपने अहद के समाजी, सियासी और अदबी तनाजुर में इस मतन को तश्कील देकर नावल की सिन्फ़ को नई मानवेत और फ़िक्री वसअत अता की है। यही वजह है कि डान की खूती आज भी मुख्तलिफ अदबी नज़रियात, फ़लसफ़ा, इमरानियात और वजूदियत के मुख्तलिफ ज़ावियों से पढ़ा और समझा जा रहा है, और उसका मरकज़ी मौजू हर कारी को अपनी फ़िक्री सतह पर एक नए मुकालमे में दाखिल करता है। नावल के दीगर मौज़ूआत। डान की खूती के मौज़ूआत न सिर्फ अपने अहद के समाजी, अदबी और फ़लसफ़ियाना मुबाहिस का इहाता करते हैं, बल्कि आज के जदीद और माबाद जदीद तनक़ीदी तनाजुर में भी इसकी मानवेत बरकरार है। बुनियादी मौजू मिसालियत पसंदी और अमलियत पसंदी के तसादुम के अलावा भी इसमें बहुत से अहम मौज़ूआत हैं जिनका तज़किरा ज़रूरी है। डान की खूती मग़रबी अदब में शोइलिया यानी दलेराना अज़मत की दास्तानों या बहादुरों की कहानियों पर तमसीली तंज़ की सबसे मुअस्सिर और इब्तिदाई मिसाल के तौर पे जाना जाता है। सर्वांतीस ने इस नावल में करोने वुस्ता के राइज शिजात पर मबनी इश्किया क़िस्सों पर निहायत बारीक बीनी, फ़िक्री तंज़ और गहरे अदबी शऊर के साथ तनक़ीद की है। ये तंज़िया उसलूब महज ज़ाहिरी सतह पर हंसी मजाक नहीं, बल्कि एक गहरे तहज़ीबी, अदबी और फ़िक्री अमल का नतीजा है जो सर्वांतीस के अहद में अदबी रवायत, समाजी अक़दार और इंसानी शऊर में वक़ू पज़ीर होने वाली तब्दीलियों की अक्कासी करता है। ये दास्तानें दरअसल करोने वुस्ता के वो क़िस्से थे जिनमें बहादुरी, इश्क, औरतों की इज़्ज़त की हिफाजत, मजहबी जंग और इख़लाक़ी अज़मत को मिसाली अंदाज में पेश किया जाता था। इन क़िस्सों में बहादुर नाइट की शख्सियत एक मिसाली किरदार के तौर पर उभरती थी जो अपने अहद की इख़लाक़ी और समाजी क़दरों का मुहाफ़िज़ होता था। मगर सर्वांतीस के ज़माने तक ये अदबी सिन्फ़ फ़रसूदगी, गैर हकीकी अंदाज और मुबालगा आमेज़ किरदार निगारी का शिकार हो चुकी थी। सर्वांतीस ने इसी ज़वाल पज़ीर अदबी रवायत को तंज़ और तमसीली उसलूब के ज़रिए निशाना बनाया। डान की खूती बाज़ाती खुद मिसाली जंगजू का एक तंज़िया रूप है। वो पुरानी दास्तानों से इस कदर मुतासिर है कि अपनी हकीकी ज़िंदगी को भी उन्हीं क़िस्सों के सांचे में ढालने की कोशिश करता है। इसकी तलवारबाज़ी, दुश्मनों से जंग, कमज़ोरों की हिफाजत, ज़ालिमों से टकराव और अपनी ख़याली महबूबा दिलसीनिया दी तोबोसों के लिए कुर्बानियाँ सब इसी बहादुराना जुनून का नतीजा है। मगर सर्वांतीस हर कदम पर डान की खूती को ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों से टकराते हुए दिखाते हैं, जहाँ वो बार बार नाकाम, मुज़हका ख़ेज़ और शिकस्त खुर्दा होता है। ये सारा अमल दरअसल बहादुराना दास्तानों के अदबी सांचे की शिकस्त और रेख्त है। सर्वांतीस ने नावल के बयानिए में अदबी खुद आगाही के ज़रिए भी बार बार इस अदबी सिन्फ़ पर तनक़ीद की है। नावल के आगाज़ में जब पादरी और नाई डान की खूती के कमरे में मौजूद तमाम दास्तानों की किताबों को आग लगा देते हैं, ये सर्वांतीस की तरफ से इन क़िस्सों के ख़िलाफ़ एक अलामती एहतजाज है।
یہ منظر سروان 30 کے ادبی نظریے کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح غیر حقیقت پسندانہ اور خیالی ادب انسانی ذہن پر منفی اثرات ڈال سکتا ہے۔ مزید یہ کہ سروان 30 نے صرف کہانی کی سطح پر نہیں بلکہ زبان، انداز بیان، کرداروں کے مکالمے اور واقعات کی ترتیب میں بھی قدیم داستانوں کی نقالی کی ہے۔ سروان 30 کی نثر میں مبالغہ آمیز تشبیہات، غیر فطری خطابت اور مصنوعی جذباتی مناظر کا استعمال دراصل داستانوی اسلوب کی تمسخر آمیز منظر کشی کے لیے کیا گیا ہے۔ اگر جدید تنقیدی زاویے سے دیکھیں تو ڈان کی خوتی ایک ادبی خود آگاہ بیانیہ ہے، جہاں سروان 30 نہ صرف قدیم داستانوں کا مذاق اڑاتے ہیں بلکہ ادبی اصناف کے اصولوں پر بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ یہ ناول ادبی روایت اور کہانی سنانے کے قائم کردہ اصولوں پر بھی تنقیدی تبصرہ ہے۔ سروان 30 نے اعلیٰ ادب اور عام عوامی داستانوں کے درمیان قائم سرحدوں کو بھی اس تمثیلی طنز کے ذریعے مبہم کر دیا ہے۔ دوسری طرف یہ ناول ادبی شعور کی بیداری، فکری بغاوت اور جمالیاتی نظریے کے زاویے سے عالمی ادب میں ایک انقلابی مقام رکھتا ہے۔ سروان 30 نے اس ناول کے ذریعے محض ایک کہانی سنانے کے بجائے ادب کی ساخت، اصناف اور قاری و مصنف کے تعلق پر ایسے بنیادی سوالات اٹھائے ہیں جو آج بھی جدید تنقیدی مباحث میں اہمیت رکھتے ہیں۔ ادبی شعور کی بیداری کے تناظر میں ڈان کی خوتی کو مغربی ادب میں پہلا جدید ناول قرار دیا جاتا ہے۔ سروان 30 نے ناول کی صنف کو ایسی خود آگاہی کے درجے تک پہنچایا جہاں متن خود اپنی تخلیقی ماہیت اور ادبی ساخت پر گفتگو کرتا ہے۔ پورے ناول میں بار بار قاری کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ جس کہانی کا مطالعہ کر رہا ہے وہ ایک خیالی متن ہے جس کے کردار اور واقعات ایک تخلیقی حقیقت کا حصہ ہے، نہ کہ حقیقی دنیا کے واقعات۔ سروان 30 نے کہانی کو محض زمانی ترتیب تک محدود نہیں رکھا بلکہ ادبی تخلیق کے عمل کو خود موضوع بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈان کی خوتی کو آج قصہ گوئی کے آرٹ اور ادبی تنقید میں ایک بنیادی متن کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ فکری بغاوت بھی اس ناول کے اہم موضوعات میں شامل ہے۔ سروان 30 نے اپنے عہد کی ادبی، سماجی اور فکری روایتوں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا۔ اس بغاوت کا پہلا اظہار قدیم داستانوں پر تمثیلی طنز کے ذریعے ہوا، جہاں سروان 30 نے اس وقت کے مقبول مگر فرسودہ ادبی اسلوب پر شدید طنز کیا۔ دوسری جانب سروان 30 نے سماجی اقدار، مذہبی دوغلے انداز، طبقاتی تقسیم اور فکری جمود پر بھی شدید تنقیدی حملے کیے۔ ناول کے کردار، خاص طور پر ڈان کی خوتی اور سانچو پانزا، سروان 30 کے فکری سوالات کے نمائندے بن کر سامنے آتے ہیں۔ سروان 30 نے روایتی دانش، علمی غرور اور اخلاقی تصنع کے خلاف ایک ایسی ادبی جنگ چھیڑی جو جدید فکری روایت کی بنیاد بن گئی۔ جمالیاتی نظریے کی سطح پر ڈان کی خوتی سروان 30 کے حقیقت نگاری اور تصوراتی خیالات کے درمیان قائم ایک فنی توازن کی بہترین مثال ہے۔ سروان 30 نے اپنی نثر میں جہاں ایک طرف رومانوی تخیل، علامتوں اور ادبی استعاروں کا استعمال کیا، وہیں دوسری طرف روزمرہ کی زبان، عوامی محاورات، مزاح اور طنز کے ذریعے زندگی کی تلخ حقیقتوں کو بھی بڑی مہارت سے پیش کیا۔ سروان 30 کا جمالیاتی نظریہ محض بیان کی خوبصورتیاں، قصہ گوئی تک محدود نہیں بلکہ اس میں زندگی کے پیچیدہ تضادات، انسانی نفسیات اور سماجی حقیقتوں کا ادبی عکس نمایاں ہے۔ وہ اعلیٰ ادب اور عوامی ثقافت کے درمیان موجود فنی حد بندیوں کو توڑ کر دونوں کو ایک مشترکہ ادبی سرزمین پر لے آتے ہیں۔ سروان 30 کی یہی جمالیاتی وسعت انہیں نشاط الثانیہ کے انسان دوستی پر مبنی ادبی مظاہر میں نمایاں مقام عطا کرتی ہے۔ ڈان کی خوتی کا ایک نمایاں اور گہرا موضوع انسانی نفسیات کا مطالعہ ہے۔ سروان 30 نے اپنے اس شاہکار میں انسانی ذہن کے تضادات، خواہشات، ناکامیوں، امیدوں اور خوابوں کو نہایت فنکارانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ ڈان کی خوتی کی شخصیت بذاتی خود ایک نفسیاتی الجھاؤ کا استعارہ ہے۔ وہ ایک ایسا فرد ہے جو خوابوں میں جیتا ہے، جو حقیقت کی تلخیوں سے فرار حاصل کر کے ایک خیالی دنیا میں پناہ لیتا ہے۔ اس کے اندر یہ شدید خواہش موجود ہے کہ وہ دنیا کو بہتر بنائے، مظلوموں کی مدد کرے، انصاف کا بول بالا کرے اور اپنی خیالی محبوبہ کی عزت کی خاطر ہر خطرہ مول لے۔ مگر اس کی یہ تمام جدوجہد ایک ایسی دنیا میں ہو رہی ہے جو اس کے خیالات سے بالکل مختلف ہے۔ یہ داخلی کشمکش تب مزید گہری ہو جاتی ہے جب وہ بار بار ناکامی، تضحیک اور ذلت کا سامنا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ڈان کی خوتی کی ہمت نہیں ٹوٹتی۔ یہ رویہ انسان کی اس بنیادی نفسیاتی کیفیت کی علامت ہے جو بار بار شکست کھانے کے بعد بھی امید کا دامن نہیں چھوڑتی۔ انسانی جذبے کی یہ پائیداری، اس کا بار بار خود کو سنبھالنا
اور اپنی ہی تعمیر کردہ خوابوں کی دنیا میں دوبارہ لوٹ جانا ڈان کی خوتی کے کردار میں نفسیاتی گہرائی پیدا کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سانچو پانزا کی نفسیاتی تبدیلی ایک اور زاویہ پیش کرتی ہے۔ ابتدا میں سانچو ایک سادہ لو مادی فوائد کے پیچھے بھاگنے والا عام دیہاتی ہے۔ وہ صرف اپنے ذاتی مفاد، خاص طور پر جزیرے کی حکومت کے لالچ میں ڈان کی خوتی کے ساتھ مہمات پر نکلتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی سوچ میں تدریجی تبدیلی آتی ہے۔ وہ اپنے آقا کے خوابوں، اس کی جدوجہد اور اس کے جذبے سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ سانچو کی شخصیت میں جو دھیرے دھیرے ایک فکری بالیدگی، اخلاقی ادراک اور انسانی ہمدردی کا رنگ پیدا ہوتا ہے، وہ اس ناول کی نفسیاتی گہرائی کو مزید بڑھاتا ہے۔ ڈان کی خوتی اور سانچو کے درمیان مکالمے اور ان کے باہمی تعلق میں جو نفسیاتی رنگ بھرے گئے ہیں، وہ انسانی شعور کی مختلف جہات کو سامنے لاتے ہیں۔ ایک طرف خوابوں میں کھویا ہوا بلند خیالات میں الجھا ہوا فرد ہے، تو دوسری طرف زمینی حقائق سے بندھا ہوا حقیقت پسند انسان ہے۔ ان دونوں کرداروں کے درمیان کی یہ فکری کشمکش دراصل انسانی ذہن کے دو بنیادی رویوں کی علامت ہے، ایک طرف آرزو اور خواب، دوسری طرف حقیقت اور مصلحت۔ ڈان کی خوتی کی بار بار کی شکستوں کے باوجود اس کا بلند حوصلہ، اس کا اپنے خوابوں کے لیے لڑتے رہنا اور سانچو کی تدریجی فکری بیداری، یہ سب انسانی نفسیات کے اس پہلو کو اجاگر کرتے ہیں کہ انسان کبھی مکمل شکست خوردہ نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی فکر ہمیشہ جامد رہتی ہے۔ ہر انسان کے اندر تبدیلی، احساس اور خود آگاہی کی صلاحیت موجود ہے، جسے وقت، حالات اور تجربات نکھارتے ہیں۔ اس طرح یہ ناول ایک ایسا نفسیاتی مطالعہ بن جاتا ہے جو انسان کی داخلی دنیا، اس کی خواہشات، اس کے خوف، اس کی امیدوں اور اس کے خوابوں کی کہانی سناتا ہے۔ سروانتیس نے اس کہانی کے ذریعے انسانی ذہن کی پیچیدگیوں کو اس قدر خوبصورتی سے پیش کیا ہے کہ یہ ناول آج بھی نفسیاتی ادب کے ایک اہم متن کے طور پر پڑھا اور سمجھا جاتا ہے۔ زندگی اور آرٹ کے درمیان تعلق بھی ایک نہایت اہم اور قابل غور موضوع ہے۔ سروانتیس نے اپنی اس تخلیق میں نہ صرف ایک قصہ سنایا بلکہ قاری کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ خود متن کے تخلیقی عمل، بیانیے کی ساخت اور داستان گوئی کے اصولوں پر غور کرے۔ یہ ناول اس قدر خود آگاہ ہے کہ اس کا بیانیہ انداز بار بار اپنے وجود اور اپنی حقیقت پر سوال اٹھاتا ہے۔ قاری کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ جو دنیا اس کے سامنے موجود ہے وہ محض تخیل اور تحریر کی پیداوار ہے، کوئی مادی یا عینی حقیقت نہیں۔ سروانتیس کا یہ فنی رویہ اس دور کے لیے نہایت منفرد تھا۔ انہوں نے اپنے کرداروں کو اس انداز سے پیش کیا کہ وہ خود بھی اپنی حقیقت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ کئی مقامات پر ناول نگار خود گفتگو میں شامل ہو جاتا ہے اور کہانی کے کردار اور قاری دونوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ یہ سب ایک تحریری تشکیل ہے، جس کا مقصد محض تفریح نصیحت نہیں بلکہ خود آرٹ کے جوہر اور کہانی کہنے کے عمل کی ماہیت پر بھی سوچ بچار ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جس کی وجہ سے ڈان کی خوتی کو آج کے ادبی تنقیدی دبستانوں میں تحریر کی خود آگاہی کا اولین مظہر سمجھا جاتا ہے۔ یہ ناول قاری کو حقیقت اور فسانے کے درمیان موجود باریک لکیر پر بار بار سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کرداروں کے مکالمے، واقعات کی تعمیر اور کہانی سنانے کے انداز میں جو فنی شعور جھلکتا ہے وہ زندگی اور آرٹ کے باہمی تعلق کی پیچیدگیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری طرف وجودی بحران یعنی انسانی وجود کی منویت کی تلاش بھی اس ناول کی ایک گہری فکری پرت ہے۔ ڈان کی خوتی کا کردار اپنی پوری کہانی کے دوران اپنے وجود کے مقصد کو تلاش کرتا ہے۔ وہ اس بات کا تعین کرنے کی جدوجہد کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا مفہوم کیا ہے، اس کا کردار اس دنیا میں کیا ہے، اور وہ کیوں مسلسل جدوجہد کر رہا ہے۔ ڈان کی خوتی کا اپنے مقصد کے لیے بار بار میدان میں اترنا، ہر شکست کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑا ہونا اور دنیا کی بے رحم حقیقتوں کے باوجود اپنے خوابوں کا تعاقب جاری رکھنا انسانی وجود کی اس ازلی تلاش کی علامت ہے جو زندگی کی معنویت اور مقصدیت کا جواب چاہتی ہے۔ یہ کردار ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان خواہ کتنا ہی کمزور، الجھا ہوا اور ناکام ہو، لیکن اس کے اندر ایک ایسی قوت موجود ہوتی ہے جو اسے بار بار کوشش کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کا ہر قدم، ہر فیصلہ اور ہر عمل اس کی داخلی کشمکش اور وجودی سوالات کا حصہ ہے۔ ان موضوعات کا سرسری جائزہ لینے پر کہا جا سکتا ہے کہ ناول ڈان کی خوتی نہ صرف سروانتیس کے تخلیقی شعور کا شاکار ہے بلکہ یہ ادبی خود آگہی، فکری آزادی اور جمالیاتی بغاوت کا ایسا بیانیہ ہے جو آج بھی عالمی ادبی تنقید میں اپنی معنویت اور تاثیر کے ساتھ زندہ ہے۔
सर्वांतीस ने नावल की सिन्फ को महज दास्तान गोई से निकाल कर फिक्री मुकालमे वजूदी सवालात और समाजी शऊर की बुलंद तरीन सतह पर ला खड़ा किया, जो हर संजीदा कारी और मुहक्किक के लिए एक मुसलसल फिक्री चैलेंज और तहरीकी मुहर्रिक है। डान कीखोती की फ़नी खुसूसियात। ये नावल न सिर्फ मगरबी फ़िक्शन की तारीख में एक सुंगे मील है, बल्कि फ़नी एतबार से भी एक हमाजहत और पेचीदा तख्लीक है। ये अपनी उन अदबी खुसूसियात के लिहाज से भी एक मुनफरिद और मियारी फ़नी शऊर का मजहर है। ज़ैल में उन फ़नी खुसूसियात का तफसीली जायज़ा पेश किया जाता है। कहानी का ताना बाना। डान कीखोती का किस्सा बज़ाहिर सादा मगर तहदार और गैर रिवायती है। इसमें डान कीखोती की मुहिम्मात और उसके साथी सानचो पांजा के साथ सफ़रनामा तर्ज के वाक़याती सिलसिले को बुनियाद बनाया गया है। कहानी रिवायती आगाज़, उरूज और अंजाम की तरतीब से अलहदा एक वाज़े और आज़ाद उसलूब में पेश की गई है। वाक़याती तरतीब में दानिस्ता बेतरतीबी रखी गई है ताकि कारी खुद समाजी हकीकत और ख़याली दुनिया के दरमियान तमीज़ कर सके। नावल का दूसरा हिस्सा पहले हिस्से के वाक़यात पर एक खुद आगाह तबसरा भी है, जो कि अदबी खुद शनासी की एक मिसाल है। तंस और मुज़ा इस कहानी का दिलचस्प तरीन पहलू हैं। ये मिज़ाहिया पहलू किरदारों की हरकत और सकनात वाक़यात की गैर मुतवक्के उलझनों और ख्वाब व हकीकत के तसादुम से पैदा होता है। डान कीखोती की नाइट बनने के लिए दीवानगी सानचो पांजा की सादा लोही और दोनों के दरमियान मकालमाती नोक झोंक बार बार कारी को मुस्कुराने पर मजबूर करती है। ये मिज़ाहिया अंदाज कारी को महज मुस्कुराने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि इसे ज़िंदगी, ख्वाब, हकीकत, अखलाकियात और अदब पर गहरे सवालात उठाने पर भी आमादा करता है। कारी कभी हंसता है, कभी सोचता है, कभी अफसोस करता है, कभी खुद अपनी फिक्री वाबस्तगियों पर सवाल उठाता है, और यूं नावल कारी को हकीकत और तख़य्युल के दरमियान एक मुसलसल जदली आती मुकालमे में उलझा देता है। तंज को इससे पहले ज़्यादातर हल्का या गैर संजीदा समझा जाता था, लेकिन डान कीखोती ने साबित किया कि तंज एक गहरी अदबी फिक्री और इखलाकी तालीम का ज़रिया हो सकता है। बाद में आने वाले तंजिया नावल निगारों जैसे जोनाथन स्विफ्ट के नावल गिल्लिवार के सफ़र और जॉर्ज ऑरवेल के नावल एनी मिलफॉर्म पर उसका गहरा असर पड़ा। किरदारों की तश्कील में सर्वांतीस ने नफसियाती गहराई और तबकाती हकीकत पसंदी को बुनियादी अहमियत दी है। डान कीखोती का किरदार रोमानवी जुनून, इखलाकी अज़मत और तसव्वुराती फ़िक्रियात का नुमाइंदा है, जबकि सानचो पांजा हकीकत पसंदी, अवामी फ़हम और देही ज़हानत का मज़हर है। दोनों किरदार एक दूसरे का तज़ाद हैं, लेकिन कहानी में तवाज़ुन कायम रखते हैं। इन दो जिंदा व जावेद किरदारों की वजह से इस नावल की शान आज भी कायम है। उर्दू में इसी नावल की तर्ज पर फसाना आज़ाद लिखा गया था, जिसमें आज़ाद और खूजी के किरदार उन्हीं दोनों किरदारों का अक्स नज़र आते हैं। उनके अलावा पादरी नाई सैम सुनकारास्को और दीगर किरदार नावल के फ़िक्री मुबाहिस, तहज़ीबी तज़ादात और इखलाकी सवालात को उजागर करते हैं। हर किरदार अपने तबकाती फ़िक्री और तहज़ीबी पस मंज़र के मुताबिक कहानी में अपनी जगह बना लेता है। सर्वांतीस ने किरदार निगारी को महज ज़ाहिरी खाका नहीं बनाया, बल्कि किरदारों के बातनी एहसासात, दीवानगी, ख़यालात और जज्बात को बयान किया। इस तर्ज़े निगारिश ने बाद में दोस्तोवस्की, जेम्स जोइस, वर्जीनिया वुल्फ, मार्शल प्रोस्ट जैसे लिखारियों को मुतासिर किया, जिन्होंने नफसियाती अदब को फ़रोग़ दिया। ज़ुबान और उसलूब को देखा जाए तो सर्वांतीस की ज़ुबान में सहल निगारी, मकालमाती रवानी, अवामी ज़र्ब-उल-इम्साल और ज़रीफ़ाना जुमलों का इस्तेमाल निहायत मुअस्सिर है। ज़ुबान की दानिस्ता सादगी और मस्नूई खिताबत के इम्तिज़ाज के ज़रिए अदबी तंज़ और तमसीली मुज़ा को उभारा गया है। देही मुहावरे, अवामी कहावतें और रिवायती बयानिया रंग नावल की ज़ुबान को ज़िंदगी से करीब और अदबी लिहाज से जानदार बनाते हैं। बयान में बसा औक़ात शूरी तकरार, मुबालग़ा और तज़ाद पैदा किया गया है ताकि क़दीम दास्तानवी अदब का तख्लीकी तौर पर मज़ाक उड़ाया जा सके। इस नावल के मुकालमात नावल की रूह हैं। डान कीखोती और सानचो पांजा के दरमियान तसव्वुर और हकीकत, ख्वाब और अमल, अखलाकियात और दुनियावी मुफाद पर फ़लसफ़ियाना और मिज़ाहिया मुबाहिस पूरे नावल में जारी रहते हैं। मुकालमों में अवामी ज़ुबान, मुहावरे और रोज़मर्रा के तजर्बात की झलक नुमायाँ है। सानचो के तंजिया फ़िक्रों और ज़र्ब-उल-इम्साल के ज़रिए अवामी दानिश और डान कीखोती की खतीबाना और मिसाली गुफ्तगू के ज़रिए रोमानवी जुनून को उभारा गया है। नावल की मंजर निगारी की बात की जाए तो नावल का माहौल स्पेन के देही इलाकों, वीरान मैदानों, छोटे कस्बों और गांव देहातों पर मुश्तमिल है। सर्वांतीस ने स्पेन की देही जिंदगी, मौसमी हालात, घोड़ों की हरकत और सकनात, खस्ता हाल मुसाफिरों के शब और रोज़ और छोटे छोटे मकामात की मंजर निगारी इस अंदाज से की है कि कारी को स्पेन की देही सकाफत और जुग़राफ़ियाई पस मंज़र का मुकम्मल इदराक होता है।
धूल भरी राहें, खंडर, पुराने किले और सराय नावल के मंजरनामे को हकीकत पसंदाना और अलामती रंग अता करते हैं। दान की खूती गहरे अलामती मफाहिम का हामिल नावल है। सभी किरदार, सभी वाक़यात गहरी अलामती हैसियत रखते हैं। हम कुछ बुनियादी अलामतों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले दान की खूती मरकज़ी अलामत है, जिस पर नावल का पूरा अलामती निज़ाम खड़ा है। वो मिसाली ख़यालात का नुमाइंदा है जो एक बिगड़ती हुई दुनिया में खूबसूरती, इंसाफ और बहादुरी की तलाश में भटक रहा है। इसकी दीवानगी दरअसल इस बात की अलामत है कि जब इंसान किसी ख्याल में हद से ज़्यादा खो जाए तो वो हकीकत से दूर हो जाता है। वो गुज़रते हुए वक्त पुरानी अक़दार और नई हकीकतों के दरमियान तसादुम की मुजस्सम अलामत है। सानचो पानज़ा का किरदार हकीकत पसंदी और अवामी दानिश की अलामत है। वो ज़मीनी हक़ाइक़, अक्लमंदी और सादा अवामी फ़हम का नुमाइंदा है। वो अमली इंसान है जिसकी ख्वाहिशात में सिर्फ खाना, सुकून और थोड़ी सी इज़्ज़त शामिल हैं। वो इस बात की भी अलामत है कि हकीकत पसंदी और मिसाली सोच एक दूसरे के साथ चल सकती है। हवाई चक्कियाँ देखना और उन पर हमले का पूरा किस्सा हकीकत और ख़याली दुनिया के तसादुम की अलामत बनता है। ये इस बात की अलामत है कि हम अक्सर ज़िंदगी में फ़र्ज़ी दुश्मनों से लड़ा करते हैं। ये एक इस्तिआरा है उन ख़यालात और नज़रियात के लिए जो हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन हम उन पर अंधा यकीन रखते हैं। दान की खूती का घोड़ा रोस नानती अज़मत की ख्वाहिश का ज़वाल ज़ाहिर करता है। ये एक कमज़ोर, दुबला पतला जानवर है, मगर दान की खूती इसे एक अजीम जंगी घोड़ा समझता है। ये अधूरे ख्वाबों और कमज़ोर हकीकतों में छपी हुई अज़मत की तलाश की अलामत है। वो गुज़री हुई अज़मत का बोसीदा इस्तिआरा है जो आज भी फ़ख्र से चलने की कोशिश करता है। दान की खूती की तसव्वुराती महबूबा दिलसी नया इस बात की अलामत है कि इंसान अक्सर सादा चीज़ों को अपने तसव्वुरात से अज़मत अता करता है। दिलसी नया रोमानवियत, तसव्वुराती महब्बत और इंसानी ख्वाबों की तजसीम है। दान की खूती का पूरा सफ़र एक इखलाकी और फ़िक्री मिशन है। वो हर हाल में इंसाफ, इज़्ज़त और महब्बत को फ़रोग़ देना चाहता है। ये अलामत है कि ज़िंदगी बाज़ाती खुद एक मुहिम है जिसमें शिकस्त भी है और वक़ार भी। दान की खूती की पढ़ी हुई शहसवाराना किताबें उन फरसुदा नज़रियात की अलामत है जिनकी जदीद दौर में ज़रूरत नहीं रही। जदीद दौर का इंसान अगर ऐसी किताबें पढ़ेगा तो दान की खूती की तरह ही खप्त का शिकार हो जाएगा। ये अलामत है कि नज़रियात जब बेसोचे समझे कबूल कर लिए जाएं तो इंसान की हकीकत पसंदी मुतासिर हो सकती है। सरवांतीस उन किताबों की अलामत के ज़रिए फरसुदा रवायात और दक़यानूसी ख़यालात पर तंज़ करता है। ये नावल इस जदीद तरीन तकनीक की तरफ पहला कदम है जिसे आज मेटाफ़िक्शन का नाम दिया गया है। इस तकनीक में नावल के अंदर इसी नावल की तख्लीक या लिखत के अमल का बयान किया जाता है। दान की खूती में ये मज़ेदार किस्सा मिलता है कि दान की खूती और सानचो पानज़ा के बारे में कहानियाँ मशहूर हो चुकी हैं। दूसरी तरफ किरदार खुद को कहानी का हिस्सा समझते हैं और बाज़ औक़ात ये जानते भी हैं कि वो अफ़सानवी दुनिया में हैं। ये तकनीक इस वक्त के लिहाज से इनकलाबी थी। 20वीं सदी में बड़े अदीबों ने इस तकनीक को अपनाया, जिनमें खुरुखे लुईस बोरुखियस, विलियम फॉकनर, विलियम गीदेस, जून फाउलेस, अतालो कल्वीनो और पाल आस्तर जैसे अदीब शामिल हैं। हमारे यहाँ उर्दू में इस हवाले से मिर्ज़ा अतहर बेग के शाकार नावल ग़ुलाम बाग़ में नीले रजिस्टर के मुंदरजात वाले अबवाब भी नुमाया है। राबले की तरह ही दान की खूती न सिर्फ पुराने नावलों और कहानियों का हवाला देता है बल्कि इन पर तबसरा और तनक़ीद भी करता है। ये बैन अल मतनियत है। इसकी बुनियाद हमें राबले के यहाँ दिखाई दी थी, लेकिन ये अंदाज़ सरवांतीस के पास राबले से बेहतर है कि सरवांतीस पूरी संजीदगी से गुज़िश्ता मतनों को इस्तेमाल करते हैं, मगर उससे दरपर्दा मुज़ाका पहलू भी निकलता है और उन मतनों पर तनक़ीद भी हो जाती है। नावल की साख्त रिवायती वहती तासुर से हिटकर मनफसल, गैर खत्ती और तहदार है। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल इस नावल में पहला हिस्सा एक सादा मुहिम्माती सिलसिला है, जबकि दूसरा हिस्सा एक तनक़ीदी और खुद आगाह बयानिया पेश करता है। किस्सा दर किस्सा तकनीक, किरदारों की खुद आगाही, बयानिया की कई सतहें और मुसन्निफ़ की मुदाखलत इस नावल को अदबी साख्त की जिद्दत अता करती है। दान की खूती को पहला जदीद नावल करार दिया जाता है। इसने किस्सा गोई की नई तर्ज मुतारफ़ करवाई जो हकीकत निगारी पर मबनी थी। इसमें माफ़ौक़ उल फ़ितरत किरदारों की जगह हमारे रोज़मर्रा के किरदारों की कहानी थी। यहाँ नफ्सियाती गहराई, सच्चे और झूठे के दरमियान धुंधले फ़र्क की निशानदही और किरदारों की अंदरूनी जिदोजहद का बयान था। दान की खूती एक हमा जिहत फ़नी तख्लीक है। इसमें कहानी, किरदार, ज़ुबान, मंज़र निगारी, अलामत निगारी, साख्त तकनीक और कारी के तासुरात सब ऐसे आमेज़ होकर सामने आते हैं कि ये नावल आलमी अदब में एक फ़िक्री, जमालियाती और फ़नी मोजज़ा बन गया है। सरवांतीस ने इस नावल के ज़रिए अदबी सिंफ़नी नावल को एक नए शऊर, नई साख्त और नई फ़िक्र से हमकिनार किया।
रूसी अदब में टाल्स्टाई और दोस्तोवस्की ने किरदारों के नफसियाती पहलू को इसी तर्ज पर अपनाया। अंग्रेजी अदब में चार्ल्स डिकन्स, लॉरेंस सटन और जॉर्ज इलियट ने सर्वांतीस से मुतासिर होकर इंसानी रवैयों की पेचीदगियों को बयान किया। लातीनी अमरीकी अदब में मार्कीज और बोरुखियस जैसे अदीबों ने सर्वांतीस को अपना अदबी जज समझा। मौजूदा ज़माने के नाबिगा नावल निगार मेलान कुंडेरा के पसंदीदा नावलों में ये नावल सबसे मुक़द्दिम रहा है। मुख्तलिफ तनक़ीदी नज़रियात की रोशनी में इस नावल को आलमी अदब का एक अजीम शाहकार तस्लीम किया जाता है, जिसमें तहज़ीबी, नफसियाती, जमालियाती और फ़िक्री पहलुओं की ऐसी आमेज़िश है जो इसे तनक़ीदी नुक्ताए नज़र से बेहद वक़ी बना देती है। इस नावल का मुताला मुख्तलिफ तनक़ीदी नज़रियात की रोशनी में किया जाए तो ये हर नज़रिए के तहत एक नई मानवेद के साथ उभरता है। ज़ैल में उन नज़रियात का अलग अलग तज्ज़िया पेश किया जा रहा है। वजूदी तनक़ीद। वजूदी तनक़ीद के मुताबिक इंसान एक ऐसी कायनात में खोलता है जो इब्तिदा में इसके लिए अजनबी, गैर मरबूत और बेमानी होती है। इंसान अपनी शूरी कोशिश, ज़ाती इंतखाब और इनफरादी जिदोजहद के ज़रिए इस बेमानवेद को मानवेद में बदलता है। यही वो बुनियादी ख्याल है जिस पर वजूदी फ़लसफ़े का इन्हिसार है कि इंसान खुद को तख्लीक करता है और उसकी शनाख्त खारजी दुनिया से नहीं बल्कि इसके अंदरूनी फ़ैसलों और अमाल से तश्कील पाती है। डान कीखुती का किरदार इसी नज़रियाती ज़मीन पर खड़ा दिखाई देता है। वो एक ऐसी दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा है जो रिवायती कदरों से महरूम हो चुकी है, जहाँ मादी मुफाद, खुदगर्ज़ी, बददियानती और इखलाक़ी ज़वाल ने इंसानी अज़मत, इंसाफ, वफ़ादारी और कुर्बानी जैसे तसव्वुरात को माज़ी का किस्सा बना दिया है। ऐसे माहौल में वो खुद को एक फ़र्ज़ी नाइट के क़ालिब में ढालता है और ये फ़ैसला करता है कि वो इस दुनिया को दोबारा उन आला अक़दार से आशना करेगा जिन पर कभी इंसानी अज़मत की बुनियाद रखी गई थी। यहाँ सवाल ये नहीं कि इसके दुश्मन हकीकी हैं या फ़र्ज़ी, इसकी महबूबा दिलसीनियाँ वजूद रखती है या नहीं, बल्कि असल बात यह है कि वो अपने तख़य्युल की दुनिया को हकीकत पर फ़ौक़ियत देकर एक फ़िक्री बगावत करता है। वो जानता है कि वो देव से नहीं बल्कि हवाई चक्की से लड़ रहा है, मगर वो उन हवाई चक्कियों को देव तसव्वुर करता है क्योंकि इसकी नज़र में असल देव वो मुआशरती ज़वाल, इखलाक़ी बदउनवानी और इंसानी अज़मत की शिकस्त है जिसे वो अलामती तौर पर मिटाना चाहता है। यहाँ इसकी जिदोजहद एक वजूदी अमल बन जाती है। वो अपनी सच्चाई खुद खुल्क करता है। इसके तमाम अफ़ाल, दुश्मनों से जंग, मज़लूमों की हिमायत और महबूबा के इश्क में फ़ना, दरअसल एक ऐसे शख्स की फ़िक्री सरगर्मियाँ हैं जो दुनिया की बेमानवेद के सामने अपना एक बातिनी निज़ामी कदर खड़ा करना चाहता है। वो न सिर्फ इस दुनिया के ख़िलाफ़ बगावत करता है बल्कि इसकी जगह एक नई इखलाक़ी दुनिया तख्लीक करने की कोशिश करता है, चाहे इसके नताइज में इसे शिकस्त ही क्यों ना हो। इसकी ज़िंदगी का अंजाम, ज़हनी और जिस्मानी थकन, समाजी इनकार और अंजामे कार मौत बज़ाहिर एक नाकामी दिखाई देती है, लेकिन वजूदी तनक़ीद के मुताबिक यही उसकी कामयाबी है, क्योंकि इसने खुद इंतखाब किया, खुद अमल किया और अपने फ़ैसलों का बोझ खुद उठाया। इसने एक ऐसी दुनिया में जहां अक़दार का ज़वाल यकीनी था, उन अक़दार को अपने अमल से ज़िंदा रखा। इसका नज़रिया अगरचे ख़याली था मगर उसकी वाबस्तगी, इसका अज़्म और उसकी तन्हाई में की गई जिदोजहद एक बामानी ज़िंदगी की अलामत बन गई। चुनांचे डान कीखुती का किरदार वजूदी तनक़ीद के तहत इंसानी खुदी, आज़ादी ए इंतखाब, ज़ाती अमल और बातनी सच्चाई की ऐसी अलामत है जो ज़मान और मकान की क़यूद से बुलंद होकर हर इस फ़र्द के अंदर बाज़गश्त पैदा करता है जो एक बेरहम दुनिया में अपने उसूलों के साथ जीना चाहता है, ख़ास इसकी राह में देव हों या हवाई चक्कियाँ। माबाद जदीद तनक़ीद की बुनियाद इस तसव्वुर पर है कि दुनिया में कोई हतमी, मुतलक या आखिरी सच्चाई नहीं होती। हर सच्चाई, हर बयानिया, हर तारीख़ और हर शनाख्त एक मखसूस ज़ाविये साख्त या सकाफ़ती सियाक में तश्कील पाती है और यही बात अदब पर भी लागू होती है। इस तनक़ीदी ज़ाविये से देखा जाए तो डान कीखुती एक ऐसा मतन है जो अदबी रवायत, हकीकत, मुसन्निफ़ किरदार और बयानिये के तमाम रिवायती तसव्वुरात को मुसलसल चैलेंज करके कारी को यकीन की जगह तज़ब्ज़ुब और सादगी की जगह पेचीदगी फ़राहम करता है। सबसे पहले बात करें मुसन्निफ़ की हैसियत की तो सर्वांतीस ने खुद को मुकम्मल रावी के तौर पर पेश करने की बजाय कहानी को एक दरियाफ्त शुदा टेक्स्ट के तौर पर मुतारफ़ करवाया। मुसलमान तारीख़ दान का हवाला देने और फिर उसके तर्जमे पर शक का इजहार करने से मुसन्निफ़ का इख्तियार, जो रिवायती अदब में खुदाई दर्जा रखता था, यहाँ एक गैर यकीनी और मशकूक हैसियत इख्तियार कर लेता है। कारी ये नहीं जान पाता कि असल रावी कौन है, मतन किसका है और उसकी हकीकत क्या है।
इसी तरह मतन की सच्चाई भी सवाल के घेरे में आ जाती है। क्या डॉन कीखोती वाकई पागल है या वो दुनिया की बेहिस्सी के मुकाबिल एक बाशऊर मुज़ाहमतकार है? क्या वो दीवाना है या दाना? क्या इसके दुश्मन वाकई फर्जी हैं, वो अलामती तौर पर हकीकी समाजी मजालिम की नुमाइंदगी करते हैं? ये सवालात किसी एक हतमी जवाब की तरफ नहीं ले जाते बल्कि मतन को एक कसीर अलमानी और मुतज़लज़ल दायरे में रख देते हैं जहां हर कारी अपनी तावील खुद पैदा करता है। किरदारों की असल भी इसी गैर यकीनी साख्त का शिकार है। डॉन कीखोती और सानचो पांजा न सिर्फ अपने किरदारों में तब्दीली लाते हैं बल्कि कई जगहों पर एक दूसरे की जगह लेते दिखाई देते हैं। डॉन कीखोती हकीकत पसंदी की तरफ माइल होता है और सानचो ख्यालात की दुनिया में गुम हो जाता है। ये तब्दीली न सिर्फ किरदारों की शनाख्त को मशकूक बनाती है बल्कि कारी को इस बात पर भी मजबूर करती है कि वो किरदारों को महज जामिद अकाइयाँ ना समझे बल्कि एक इर्तकाई मजहर के तौर पर देखे। माबाद जदीदी तनकीद के एक और अहम पहलू खुद बयानिए की शिकस्त का भी यहाँ गहरा मुशाहिदा होता है। कहानी के अंदर मुख्तलिफ अक़वाल, कहानियाँ, हवालाजात और दीगर बयानिए बार बार दाखिल होते हैं जो मरकज़ी कहानी को मुंतशिर, गैर खत्ती और गैर यकीनी बना देते हैं। रावी खुद बारहा बयानिए के सच होने पर सवाल उठाता है और कारी को याद दिलाता है कि ये सब तख्लीक है, हकीकत नहीं। इस तरह नावल न सिर्फ कहानी बयान करता है बल्कि बयानिए के अमल पर भी तनकीद करता है। डॉन कीखोती माबाद जदीद फ़िक्र की इस खुसूसियत का नुमाइंदा है जिसे बैन अलमतनियत कहा जाता है, यानी कि वो मुख्तलिफ मतनों, सकाफती हवालाजात और अदबी रिवायतों को अपनी साख्त में समोकर एक नई मानवेद पैदा करता है। डॉन कीखोती की मुहिम्मात दरअसल करोने वुस्ता की दास्तानवी रिवायतों की पैरोकारी में जन्म लेती हैं, लेकिन सरवान-30 उन्हें तंज़, इनकार और फ़िक्री तज्ज़िये के ज़रिए नए मानी अता करता है। यूं वो अदब की साबिका रिवायतों को भी तहलील करता है और कारी के सामने यूं डॉन कीखोती न सिर्फ एक किरदार, न एक बयानिया, न एक तारीख है बल्कि वो खुद एक फ़िक्री सवाल है। ये सवाल कि हकीकत क्या है, मुसन्निफ़ कौन है, सच्चाई कहाँ है और मतन का मालिक कौन? माबाद जदीद तनकीद इसी फ़िक्री खला को तस्लीम करती है और डॉन कीखोती इस खला को फ़नी महारत, तख्लीकी हुनरमंदी और फ़िक्री जौहर से भर देता है। यही वजह है कि ये नावल आज भी एक जिंदा मतन की तरह कारी को खुद से मुकालमा करने पर मजबूर करता है। साख्तियाती तनकीद के तहत डॉन कीखोती को एक सादा बयानिया कहानी या महज मुहिम्माती नावल नहीं समझा जा सकता बल्कि इसे एक ऐसी फ़िक्री और लिसानी साख्त के तौर पर देखा जाता है जो कारी को खुद बयानिए के खदोखाल पर गौर करने पर मजबूर करती है। इस नावल में रिवायती कहानी का वो तसलसल मौजूद नहीं जिसमें एक मरकज़ी रावी एकतरफ़ा तौर पर वाक़यात को बयान करता है। इसके बरफ्स यहाँ मुतअद्दिद रावी हैं जिनमें से कुछ फ़र्ज़ी हैं, कुछ मशकूक और बाज़ खुद साख्ता तारीख़ी हवालों पर मबनी है। मसलन मुसन्निफ़ ये दावा करता है कि ये कहानी दरअसल एक अरब तारीख़ दान सैयदी हामिद बिन अंजली की अरबी तहरीर से तर्जमा की गई है और इस तर्जमे की सेहत पर खुद रावी शक का इजहार भी करता है। ये तमाम अनासिर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि नावल न सिर्फ एक दास्तान है बल्कि इस दास्तान की तश्कील, इसके ज़राए और उसकी सदाकत भी नावल का मौजू है। साख्तियाती नुक्ताए नज़र से ज़ुबान और उसकी तरतीब, कहानी की बनावट और किरदारों की वज़ादारी सब कुछ इस तख्लीक की साख्त को तश्कील देते हैं। मसलन कहानी के अंदर कहानी का तरीक़ेकार यानी बयानिए में बयानिया कारी को किसी एक हतमी नुक्ताए नज़र या सच्चाई से दूर रखता है। इस तकनीक के ज़रिए सरवांतिस ने कारी को महज एक मफूल कारी नहीं रहने दिया बल्कि इसे फ़ाल कारी बना दिया है जो बयानिए की साख्त में खुद भी हिस्सादार बन जाता है। डॉन कीखोती का किरदार भी साख्तियाती लिहाज से ख़ास अहमियत रखता है। वो महज एक पागल शख्स नहीं जो पुरानी किताबों के ज़ेर असर मुहिम्मात पर निकल पड़ा है बल्कि वो एक तहज़ीबी अलामत है। इसका तख़य्युल पुराने नाटों की अज़मत, इंसाफ, इज़्ज़ती नफ़स और औरत के एहतराम जैसे तसव्वुरात को ज़िंदा रखना दरअसल एक नज़रियाती जिदोजहद है। इस किरदार की साख्त ऐसी है जिसमें हकीकत और फ़रेब, शऊर और तहत उल शऊर और माजी और हाल की आमेज़िश मिलती है। इसके सामने आने वाले किरदार मसलन सानचो पांजा, नाई पादरी या मुसाफिरों की कहानियाँ सब मिलकर बयानिए की गुत्थियाँ मज़ीद पेचीदा बनाते हैं। मिसाल के तौर पर जब डॉन कीखोती हुआ में गर्दिश करते हुए पंखों को देव समझकर उन पर हमला आवर होता है तो ये वाक़या सिर्फ एक दीवानगी की अलामत नहीं बल्कि हकीकत और वाहमा के दरमियान एक ऐसी हद को वाज़े करता है जिसे महज अक्ली या जज्बाती सतह पर नहीं समझा जा सकता। यहाँ साख्तियाती नुक्ता नज़र से देखा जाए तो पंखे, देव, जंग और शिकस्त सब अलामतें बन जाते हैं
और कारी को हकीकत के इन मफरूज़ों पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं जिन्हें वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसल्लिमा समझता है। इसी तरह बयानिए में रावी का बार बार दखल देना, खुद अपनी सदाकत पर शक करना और तारीख़ी हवालों की गैर यकीनी हैसियत, ये सब इस बात का सबूत हैं कि डॉन कीखोती सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कहानी कहने के ज़ुबान की तश्कील और हकीकत के तसव्वुर पर एक सवाल है। ये नावल हमें याद दिलाता है कि हर बयानिया, हर हकीकत, हर तसव्वुर एक ख़ास साख्त के तहत बनता और बिखरता है और उसके पस पर्दा सकाफ़ती, लिसानी और फ़िक्री अवामिल कारफरमा होते हैं। यूं डॉन कीखोती का साख्तियाती मुताला ये वाज़े करता है कि ये नावल न सिर्फ एक क्लासिकी दास्तान है बल्कि बयानिए की साख्त और हकीकत के तसव्वुर पर एक गहरा तनकीदी मुकालमा भी है, जो आज के माबाद जदीद तनकीदी मंजरनामे में भी अपनी मानवियत बरकरार रखे हुए है। नफ्सियाती ज़ाविये से देखा जाए तो डॉन कीखोती इंसानी शऊर की इस जिहत को पेश करता है जिसमें इंसान माजी के असरात, ख्वाबों, लाशऊरी ख्वाहिशात और खुद फरेबी का असीर होता है। डॉन कीखोती का मुसलसल गैर हकीकी दुनिया में जीना और खुद को नाइट समझना दरअसल लाशूर में पोशीदा उन ख्वाहिशात का इजहार है जिन्हें वो हकीकत में अमली जामा नहीं पहना सका। उसके किरदार में शख्सियत की तकसीम, अधूरे शऊर का गलबा और नफ्सियाती तवाज़ुन का फुकदान नुमाया है। इसके बरक्स सानचो पानज़ा एक ज़मीनी, अमली और मुतवाज़िन ज़हन की नुमाइंदगी करता है जो लाशूर के बजाय शऊर की दुनिया में रहता है। तारीख़ी और समाजी तनकीदी ज़ाविये से देखा जाए तो डॉन कीखोती हिस्पानिया के इस अहद की नुमाइंदगी करता है जब करोने वुस्ता की रवायात दम तोड़ रही थीं और नई दुनियावी अक्ली और साइंसिफिक जन्म ले रही थी। इस नावल में कलीसा, जागीरदाराना निज़ाम और पुराने अक़दार की अलामती सतह पर मुखालफत की गई है। डॉन कीखोती उन कदीम रवायात का नुमाइंदा है जो नई दुनिया में अपनी जगह गंवा चुकी है, जबकि सानचो पानज़ा इस नए दौर का नुमाइंदा है जो हकीकत, खुद गर्जी और मुफाद प्रस्ती पर यकीन रखता है। इस ज़ाविये से देखा जाए तो लसीनिया का किरदार काबिल गौर है। अगरचे वो अमली तौर पर कहानी में मौजूद नहीं, लेकिन डॉन कीखोती के तख़य्युल में वो एक मिसाली महबूबा के तौर पर मौजूद है। निसाई तनकीद इस पहलू को उजागर करती है कि औरत को एक ख़याली और मर्दाना नज़र से देखने का अमल इसे हकीकी वजूद से महरूम कर देता है। दिलसीनिया ना खुद बोलती है, ना ज़ाहिर होती है, बल्कि मुकम्मल तौर पर मर्दाना तख़य्युल की पैदावार है। इस तरह औरत को तख्लीकी कायनात में सिर्फ अलामती हैसियत दी गई है जो निसाई फ़िक्र के मुताबिक एक इम्तियाज़ी रवैया है। नावल में जिस तरह सैयदी हामिद बिन अंजली का जिक्र किया गया है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि सरवानतीस ने मशरक़ी मुसलमान तारीख़ दान को एक माखज़ के तौर पर पेश करके मग़रिबी तारीख़ नवीसी की एकतरफ़ा रविश को चैलेंज किया है। माबाद नौआबादियाती फ़िक्र के मुताबिक ये अमल एक तरह का फ़िक्री एहतजाज है जिसके ज़रिए गैर यूरोपी बयानिए को मोतबर करार दिया गया है। यूं नावल मशरिक़ व मग़रिब की फ़िक्री कशमकश को भी छूता है। हमने देखा कि इस नावल का मुताला जब मुख्तलिफ नज़रिया तनकीद की रोशनी में किया जाए तो हर तनकीदी ज़ाविया कारी के सामने इसकी मुख्तलिफ सतहें खोलता है और एक नया फ़िक्री उफ़ुक़ दिखाता है। हर तनकीदी ज़ाविया इस बात की गवाही देता है कि डॉन कीखोती एक साकित नहीं बल्कि मुसलसल नमू पज़ीर मतन है जो कारी को सोचने, परखने और सवाल उठाने पर मजबूर करता है। यही वजह है कि ये नावल अपनी फ़िक्री गहराई, असलूबी जिद्दत और मानवी तनव्वो के सबब आज भी दुनिया के अजीम तरीन अदबी शाहकारों में शुमार होता है। नावल के 10 मुंतखब इक़्तिबासात। 1. Until death it is all life. 2. Hunger is the best sauce in the world. 3. Wit and humor do not reside in slow minds. 4. To dream the impossible dream, that is my quest. 5. One man is no more than another, unless he does more than another. 6. There is no book so bad, that it does not have something good in it. 7. It seems to me a hard case to make slaves of those whom God and nature have made free. 8. If you don't know how to enjoy good luck when it comes, you shouldn't complain if it passes you by. 9. The fault lies not with the mob, who demands nonsense, but with those who do not know how to produce anything else. 10. The truth may be stretched thin, but it never breaks, and it always surfaces above lies, as oil floats on water. डॉन कीखोती और गारगेन तवा एंड पान तगर्ल का मवाजना। ये दोनों नावल यूरोपी नशात अलसानिया के ऐसे शाहकार हैं जिन्हें मिजाहिया, अलामती और फ़िक्री अदब में गैर मामूली मकाम हासिल है। दोनों नावल अपने अपने अहद के समाजी, फ़िक्री, मजहबी और तहजीबी पस मंज़र का गहरा आईना है, मगर उनका उसलूब, मिजाज और बयानिया अलग अलग नौइयत के हैं।
ذیل میں دونوں کا تفصیلی تقابلی مطالعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈان کی خطی ہسپانیہ میں ایسے زمانے میں لکھا گیا جب قرون وسطی کی روایات زوال پذیر ہو چکی تھیں اور اقلیت سائنس اور حقیقت پر مبنی جدید عہد کی ابتدا ہو رہی تھی۔ اس ناول میں ایک فرد کی صورت میں ایک تہذیبی جدوجہد اور ماضی کی عظمت کو زندہ رکھنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس گارگین توا اینڈ پان تا گرل فرانس کے نشاط الثانیہ کے ابتدائی زمانے کی نمائندگی کرتا ہے، جب یورپ میں علم سائنس کتب بینی تجربہ اور آزاد فکری کی نئی لہر ابھر رہی تھی۔ اس ناول میں قدیم مذہبی اقتدار، روایت پرستی اور استبداد کے خلاف طنز اور تمسخر کے ذریعے فکری بغاوت کی گئی ہے۔ اسلوب اور بیانیہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ڈان کی خطی اور گارگین توا اینڈ پان تا گرل دو مختلف ادبی رویوں، فکری سمتوں اور بیانیتی ساختوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ ڈان کی خطی میں بیانیہ ایک نسبتاً مربوط دھارے کی صورت میں قاری کے سامنے آتا ہے، جہاں مرکزی کردار یعنی ڈان کی خطی کی داخلی کیفیت، اس کے خواب و خیال اور اس کی عملی جدوجہد ایک مسلسل کہانی کی شکل میں آگے بڑھتی ہے۔ کہانی ایک واضح آغاز، ایک سمت اور اختتامی انجام کی طرف بڑھتی ہے۔ اس بیانیے کی ساخت میں نفسیاتی گہرائی تب نمایاں ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈان کی خطی اپنی فرضی دنیا کو نہ صرف سچ سمجھتا ہے بلکہ اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ اس کی دیوانگی بظاہر خندہ آور ہے، لیکن دراصل اس کی نظریاتی استقامت کی علامت ہے۔ اس کا ایک نمائندہ منظر وہ ہے جب ڈان کی خطی ہوئی چکیوں کو دیو تصور کر کے ان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ واقعہ صرف مزاحیہ نہیں بلکہ بیانیہ کی گہرائی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہاں بیانیہ قاری کو ایک ایسے مقام پر لے آتا ہے جہاں واہمہ حقیقت، خواب اور عمل آپس میں گڈمڈ ہو جاتے ہیں۔ یہی بیانیہ اسلوب اس کردار کو ایک تمثیل میں بدل دیتا ہے۔ اس کے برعکس گارگین توا اینڈ پان تا گرل کا بیانیہ کسی مربوط کہانی یا روایتی تسلسل کا پابند نہیں۔ یہ ایک آزاد، غیر مربوط اور کثیر الجہتی بیانیہ ہے، جو مختلف نوع کے مشاہدات، تمثیلوں، طنزیہ بیانات، طبی، تعلیمی اور مذہبی مباحث اور فکری احتجاج کو ایک ہی متنی دھارے میں جمع کرتا ہے۔ اس بیانیے میں کہانی کا تسلسل بارہا ٹوٹتا ہے، ایک خیال دوسرے خیال کو جوڑتا نہیں بلکہ اس سے پھوٹتا ہے۔ اس میں کرداروں کی گفتگو کے بیچ میں طویل فہرستیں، طنزیہ حکایات، مبالغہ آمیز جسمانی مظاہر کا بیان آ جاتا ہے۔ اس کی ایک نمایاں مثال ناول کے اس حصے میں دیکھی جا سکتی ہے جہاں پان تا گرل کے دسترخوان پر کھانے کی فہرست بیان کی جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کے جسمانی حجم، پاخانے کی مقدار اور بولنے کے انداز کو غیر معمولی مبالغہ آرائی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف قاری کو ہنسانے والا منظر ہے بلکہ دراصل مذہبی ریاکاری، بورژوا ثقافت اور ظاہری شائستگی کے خلاف ایک علامتی طنز ہے۔ یہاں بیانیہ اس مقصد کے لیے دانستہ طور پر بکھرا ہوا، غیر رسمی اور تہذیبی ڈھانچوں سے آزاد رکھا گیا ہے۔ یوں ڈان کی خطی کا بیانیہ قاری کو ایک ایسی داستان سناتا ہے جو دھیرے دھیرے اس کی داخلی دنیا میں اترتی ہے، جبکہ گارگین توا اینڈ پان تا گرل کا بیانیہ قاری پر ایک تہذیبی، فکری اور لسانی الغار کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں قاری کی ذہنی شراکت لازم ہے، مگر دونوں اس شراکت کو مختلف انداز میں طلب کرتے ہیں۔ ایک طرف معنوی گہرائی اور فکری اضطراب ہے، دوسری طرف بیانیے کی آزادی، طنز و ظرافت کی شدت اور علامتی تضحیک۔ دونوں اسالیب اپنی جگہ مکمل، بھرپور اور فکری سطح پر ادب کے امکانات کو وسعت دینے والے ہیں۔ کردار نگاری کے حوالے سے بھی دونوں ناول اپنی جگہ منفرد ہیں۔ ڈان کی خطی میں کرداروں کی تشکیل علامتی اور نفسیاتی دونوں سطحوں پر کی گئی ہے۔ ڈان کی خطی ایک خیالی دنیا میں جیتا ہوا ایسا کردار ہے جو ماضی کی اخلاقی عظمت کا ترجمان ہے، جبکہ سانچو پانزا اس کے برعکس ایک حقیقت پسند، سادہ مگر عملیت پسند شخص ہے۔ دونوں کے درمیان مکالمہ رویے اور باہمی تعلقات اس ناول کی فکری عمق کو جنم دیتے ہیں۔ دوسری طرف گارگین توا اینڈ پان تا گرل کے کردار غیر معمولی جسمانی ساخت، غیر روایتی مزاح اور علامتی تشبیہات سے مزین ہے۔ ان کرداروں کے ذریعے مذہبی رہنماؤں، اساتذہ، ڈاکٹروں اور حکومتی اداروں پر بھرپور طنز کیا گیا ہے۔ کرداروں کا جسمانی طور پر بڑا ہونا بھی ایک مزاحیہ اور علامتی ہتھیار ہے۔ ڈان کی خطی میں فرد کی اندرونی کشمکش، خواب اور حقیقت کے درمیان تناؤ، وجود کی تلاش اور اخلاقی اقدار کی بازیافت جیسے موضوعات سامنے آتے ہیں۔ یہ ناول ایک تنہا فرد کی سچائی اور اس کے نظریے پر استقامت کی کہانی ہے۔ اس کے برعکس گارگین توا اینڈ پان تا گرل میں فکری آزادی، تعلیمی انحطاط، کلیسائی اجارہ داری اور اخلاقی ریاکاری کو ہدف بنایا گیا ہے۔
اس ناول کا مرکزی رویہ ذرافت طنز اور علامتی احتجاج پر مبنی ہے، جبکہ ڈان کی خوتی کا مزاج زیادہ سنجیدہ، جذباتی اور المیہ ہے۔ ڈان کی خوتی کی زبان میں سادگی، نفاست اور بیانیہ تسلسل پایا جاتا ہے، جبکہ گارگین توا اینڈ پان تگرل کی زبان اختراعی، آزاد، بے ساختہ اور بعض اوقات شائستگی کی حدوں سے بھی باہر نکل جاتی ہے۔ رابلے نے دانستہ تحریر میں عوامی بول چال، جسمانی مزاح اور چپتے ہوئے طنز کا استعمال کیا تاکہ روایت پرستی اور مذہبی ریاکاری کو چیلنج کیا جا سکے۔ دونوں ناولوں نے یورپی ادب کی ساخت، فکری دائرہ اور بیانیہ انداز پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ڈان کی خوتی کو جدید ناول کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں کردار، پلاٹ اور داخلی مکالمے کی وہ صورتیں موجود ہیں جو بعد میں ناول نگاری کا معیار بنے۔ گارگین توا اینڈ پان تگرل نے یورپی طنزیہ ادب، عوامی ذرافت اور ادبی آزادی کے امکانات کو وسعت دی اور بعد کے ادیبوں اور فلسفیوں جیسے والتیر، روسو اور باختن پر گہرا اثر ڈالا۔ اس موازنے سے علم ہوتا ہے کہ ڈان کی خوتی ایک فرد کی باطنی جنگ، نظریاتی وابستگی اور اخلاقی عظمت کی بازیافت کا المیہ ہے، جبکہ گارگین توا اینڈ پان تگرل تہذیبی استبداد کے خلاف عوامی شعور، ہنسی اور علامتی احتجاج کا بیان۔ دونوں ناول بظاہر مختلف مگر فکری سطح پر ایک ہی مقصد کی تکمیل کرتے ہیں، وہ مقصد ہے آزادی فکر، تنقیدی شعور اور ادب کو محض تفریح نہیں بلکہ فکری تحریک بنانے کا عظیم خواب۔ مختلف ناقدین کی آراء۔ ناول ڈان کی خوتی پر دنیا بھر کے ناقدین نے مختلف ادوار میں گہرے اور متنوع خیالات پیش کیے ہیں، اور یہ ناول ہر عہد میں نئی فکری جہتوں کے ساتھ سامنے آتا رہا ہے۔ اس کی تنقیدی پذیرائی کا دائرہ صرف ادبی جمالیات تک محدود نہیں بلکہ فلسفہ، تہذیب، نفسیات، سیاست، بیانیہ شناسی اور شناخت کے مباحث تک پھیلا ہوا ہے۔ 17ویں صدی کے مشہور ناقد ڈاکٹر سیموئل جانسن نے ڈان کی خوتی کو انسانی فطرت کا عمیق مطالعہ قرار دیا۔ ان کے مطابق سروانتیس نے ذرافت اور حقیقت کو اس خوبی سے جوڑا کہ قاری کو ہنسی کے ساتھ سچائی کی گہرائیوں تک لے گیا۔ 18ویں صدی میں جان لاک نے فلسفیانہ تناظر میں اس ناول کو عقل و فریب کے درمیان انسانی جدوجہد کی مثال کہا۔ ان کے مطابق ڈان کی خوتی ایک عبرت آموز کردار ہے جو خیالی دنیا کے فریب میں عملی دنیا سے الگ ہو جاتا ہے۔ 19ویں صدی میں لارڈ بائرن نے ڈان کی خوتی کو ایک عظیم المیہ اور رومانوی کردار قرار دیا۔ ان کے نزدیک یہ کردار انسانی خواب و ناکامیوں اور فطری عظمت کا عکس ہے۔ اسی زمانے میں ولیم ہیزلے نے کہا کہ ڈان کی خوتی ایک ایسا ہیرو ہے جو دنیا کے خلاف اپنی جنگ تنہا لڑتا ہے۔ یہ کردار انسانی وقار اور خلوص نیت کی علامت ہے۔ ایس ٹی کالرج نے ڈان کی خوتی میں سادگی اور روحانی پاکیزگی کو نمایاں کیا۔ ان کے مطابق یہ کردار ایک اخلاقی مزاحمت ہے جو دنیاوی فریب کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ 20ویں صدی میں ہسپانوی نقاد میگوئل اونامونو ہسپانوی سیاق میں اس ناول کو روحانی تلاش اور اسپین کی روح کا مظہر قرار دیتا ہے۔ اس کے مطابق ڈان کی خوتی کوئی خبتی انسان نہیں بلکہ ایک عظیم روحانی ہستی ہے۔ خورخے لوئس بوروخیس کے مطابق یہ ناول ایک ایسا آئینہ ہے جو ہر دور میں قاری کو اپنی ہی شبیہ دکھاتا ہے۔ حقیقت اور فریب کے درمیان سرحدیں اس ناول میں مدھم ہو جاتی ہے۔ لی اونل ٹریلنگی نے اسے اخلاقی سنجیدگی کا ایک مزاحیہ اظہار قرار دیا۔ اس کے نزدیک سروانتیس نے اس ناول میں سچائی، دیانت اور جنون کے مفاہیم کو سوالات کی زد پر رکھا۔ میخائل باختن نے اس ناول کو مکالماتی ساخت اور کارنیوال کا نمائندہ قرار دیا۔ اس کے کردار اور بیانیہ سماجی، ثقافتی اور فکری تنوع کی عکاسی کرتے ہیں۔ 21ویں صدی کے معروف نقاد ہیرالڈ بلوم کے مطابق ڈان کی خوتی مغربی ادب کی بنیاد ہے اور سروانتیس کی ناول میں وہی حیثیت ہے جو ڈرامہ میں شیکسپیئر کی ہے۔ وہ ڈان کی خوتی کو مثالی اور ناقابل فنا انسانی تصور گردانتا ہے۔ ٹیری اے گلٹن مارکسی تناظر میں ناول کو سماجی تبدیلی کے دور کا مظہر سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک ڈان کی خوتی کی جدوجہد فرسودہ اقدار کے دفاع کی علامت ہے جو سرمایہ دارانہ دنیا کی منطق کے خلاف مزاحمت کرتی ہے۔ ناقدین کی آراء کے اس عہد با عہد جائزے سے واضح ہوتا ہے کہ ڈان کی خوتی ہر زمانے کے ناقدین کے لیے ایک نیا معنی رکھتا رہا ہے۔ کلاسیکی نقادوں نے اسے انسانی فطرت اور اخلاقیات کا آئینہ کہا تو رومانوی و فلسفی ناقدین نے اسے خواب اور حقیقت کی کشمکش سمجھا، جبکہ جدید و نظریاتی ناقدین نے اسے فکری، سیاسی اور تہذیبی علامت کے طور پر پڑھا۔ اسی لیے 20ویں اور 21ویں صدی میں کئی ممتاز ناقدین نے اسے عالمی ادب کی پہلی جدید تخلیق قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف فرد کی داخلی دنیا بیان ہوئی ہے
बल्कि अदब तारीख और सच्चाई के तमाम बयानियों पर सवालात भी उठाए गए हैं। ये नावल सिर्फ दास्तान गोई का नमूना नहीं बल्कि फ़िक्री मुकालमे, तहज़ीबी तहलील और इंसानी सच्चाई की तलाश का एक कायनाती मंजर है। पस डॉन कीखोती एक ऐसा नावल है जो हर कारी और हर नक्काद के लिए मुख्तलिफ मानी रखता है। ये नावल महज मतनी तजर्बा नहीं बल्कि एक फ़िक्री मजहर है जिस पर तनकीद खुद एक मुसलसल मुकालमा है। ऐसा मुकालमा जो अदब के माजी, हाल और मुस्तकबिल को जोड़ता है। आज के ज़माने में इस नावल की मानवेत डॉन कीखोती आलमी अदब में फ़िक्री फ़नी और नज़रियाती तब्दीली का मुमताज़ तरीन संग मील है। ये वो तहरीर है जिसने अदबी शऊर, असलूबी बयान और तख्लीकी तर्ज़ फ़िक्र को एक नए ज़ाविये से मुतारफ़ कराया। सरवांतीस ने इस नावल के ज़रिए अदब में रवायत शिकनी का आगाज़ किया और रिवायती दास्तान गोई के मुकाबिल ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़, इंसानी नफ्सियात की पेचीदगियों और समाजी तज़ादात को बयानिया का मरकज़ी मौजू बनाया। इस नावल ने कहानी कहने के अंदाज़, किरदारों की तश्कील और वाक़या निगारी के उसूलों में ऐसा इनकलाबी तर्ज़ फ़िक्र मुतारफ़ कराया जो बाद की सदियों के लिखने वालों, अदबी मुफ़क्रीन और नक्कादों के लिए रहनुमा उसूल बन गया। ये नावल अदब की इस तवील रवायत का नुक्ता-ए आगाज़ है जिसे आज हम नावल निगारी का आलमी सरमाया कहते हैं। यूरोप में किस्सा गोई की जो पुरानी रविश सिर्फ अफसानवी रूमानी वाक़यात तक महदूद थी, सरवांतीस ने इसे समाजी हकीकत निगारी, फ़िक्री मुबाहिस और नफ्सियाती गहराई की समत में मोड़ दिया। इस तब्दीली ने मग़रिबी अदब में बयानिया आर्ट को नई जहतें अता की। डॉन कीखोती को अदब में हुनरमंदाना तंज़, तमसील और हकीकत निगारी का खूबसूरत इम्तिजाज कहा जा सकता है। ये यूरोपी जदीद नावल की सबसे पहली मिसाल है जहाँ मुसन्निफ़ ने शऊरी तौर पर असरी समाजी मसाइल, अदबी रवायात और सकाफ़ती रुझानात को कहानी के ताने बाने में इस तरह पिरोया है कि हर कारी को अपनी ज़िंदगी, अपने मुआशरे और अपने ख्वाबों पर सोचने पर मजबूर कर देता है। सरवांतीस ने इंसानी ज़ात के अंदर मौजूद खैर और शर, ख्वाब व हकीकत, आरज़ू और मायूसी, अखलाकियात और मुफादात के बाहमी तसादुम को ऐसी फ़नी महारत और तहदारी से पेश किया कि ये नावल महज एक किस्सा नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात और समाजी शऊर का आईनादार बन गया। डॉन कीखोती नावल के असल उसूलों के मुताबिक पहला नावल है जिसने अदबी दुनिया को वो बुनियाद फराहम की जिस पर आज का जदीद और माबाद जदीद फ़िक्शन खड़ा है। इस सीरीज़ में बयान करदा पहले 3 नावल आज के तहकीकी और तनकीदी नताइज के बाद नावल कहलाने के हकदार ठहरते हैं, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में नावल की रवायत को इस तरह मुतासिर नहीं किया जैसे डॉन कीखोती करता है। यही वजह है कि डॉन कीखोती को दुनिया के अजीम तरीन अदबी शाहकारों में शामिल किया जाता है। डॉन कीखोती का मकाम। डॉन कीखोती महज एक कहानी नहीं बल्कि अदब की दुनिया में नया विजन, नई तकनीक और नया फ़िक्री अंदाज़ लेकर आने वाला नावल है। इसने आने वाली सदियों के लिखारियों को सोचने, लिखने और कहने का नया ज़ाविया दिया। ये एक ऐसी बुनियाद है जिस पर आज के जदीद और माबाद जदीद अदब की इमारत खड़ी है। डॉन कीखोती के ये तमाम पहलू थे जिनकी वजह से यूरोप और बाकी दुनिया में किस्सा गोई को एक नया धारा मिल गया जिसे नावल की शानदार अदबी रवायत से ताबीर किया जाता है। डॉन कीखोती न सिर्फ एक मिज़ाहिया और तमसीली नावल है बल्कि यूरोपी जदीद नावल की इब्तिदा भी है। इसमें असरी समाजी, अदबी और सकाफ़ती तनकीद के पहलू जा बजा बिखरे हुए हैं। सरवांतीस ने इंसान की नफ्सियाती पेचीदगियों, ख्वाब व हकीकत के बाहमी तसादुम और इखलाकी तज़ादात को जिस हुनरमंदी से पेश किया है वो इस नावल को दुनिया के अजीम तरीन नावलों में मुमताज़ मकाम अता करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस इनायत पर हम आपके बेहद ममनून होंगे।